हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पिछली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथी वीडियो है। इसमें अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट की आज यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट यूनिट। इसके बाद आप तैयारी करना, इसके बाद अपन डायनेमिक्स को लेंगे, उसकी भी फर्स्ट यूनिट करेंगे। सबसे पहले अपन एक यूनिट तीनों पेपर में कवर करेंगे, जिससे कि जो कई यूनिवर्सिटी के पेपर आ रहे हैं तो भी बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो वो एक यूनिट कम से कम पढ़ के अपने पेपर को ढंग से कराएं। तो चलिए दोस्तों, कल नेक्स्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में अपन कहाँ तक पहुँच गए थे। अपन ने मिल थॉमसन रचना विधि पढ़ ली थी। देखिए, मिल थॉमसन रचना विधि अपन कंप्लीट कर चुके थे। इसको डेरिवेशन भी देख लिया था और एक एग्जाम्पल भी देख लिया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ और थ्योरम करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बुक से भी कर सकते हैं। और रही बात नोट्सों की, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार और देख लेते हैं मोटा मोटा स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, अपन ने पढ़ लिया था इससे पहले, अपन ने 3 चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अगर u दिया हो, UXY दिया है, UXY दिया है तो VXY ज्ञात करना, VXY ज्ञात करना। और VXY ज्ञात करने के बाद अपन को f ऑफ z निकालना z के पदों में, ठीक है। यदि v दिया है, VXY दिया है तो u ज्ञात करना और इससे एफ जेड निकालना। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और ये तो अपन ने पढ़िया था मिल थॉमसन रचना विधि से पहले। और मिल थॉमसन रचना विधि क्या है? यदि u दिया है, UXY दिया है तो सीधा बिना v निकाले सीधा एफ जेड निकालना। यानी एफ जेड निकाल मतलब UX भी दिया है तो बिना VXY निकाले सीधा एफ जेड निकालना। अपन मिल थॉमसन रचना विधि में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं? यदि v दिया है तो बिना u निकाले सीधा एफ जेड निकालना। ये अपन 4 मेथड पढ़ चुके हैं। 4 मेथड पढ़ चुके हैं अपन। u दिया है तो बिना v निकाले एफ जेड निकालना, v दिया है तो बिना u निकाले एफ जेड निकालना, और u दिया है, सॉरी यहाँ पे निकालने के बाद एफ जेड निकालना। u दिया है तो v निकाल के एफ जेड निकालना, v दिया है तो u निकाल के एफ जेड निकालना। मिल थॉमसन रचना विधि में u दिया है तो बिना v निकाले सीधा एफ जेड निकालना, और v दिया है तो बिना u निकाले सीधा एफ जेड निकालना। अपन ये 4 मेथड पढ़ चुके हैं। और आज क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं u प्लस v दिया है तो सीधा क्या निकालेंगे अपन? एफ ऑफ जेड निकालना सीखेंगे। और u माइनस v दिया है तो अपन क्या निकालना सीखेंगे? एफ ऑफ जेड। अपन ये 4 पढ़ चुके हैं और 2 और पढ़ेंगे। इसके बाद अपना लगभग कवर हो जाएगा। 1-2 थ्योरम और बचेंगी, उसको आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं। ऊपर के तो सारे क्लियर होंगे, अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो एक बार पीछे की वीडियो को सभी लोग देख लें। और इनको आज सीखते हैं कैसे u प्लस v दिया है तो एफ जेड कैसे निकालेंगे जेड के पदों में, और u माइनस v दिया है तो एफ जेड कैसे निकालेंगे जेड के पदों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये क्वेश्चन कर ही लिया था। देखिए, u दिया है तो सीधा एफ जेड निकाल लिया था अपन ने मिल थॉमसन रचना विधि से। तो देखिए, अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.10.17। यदि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v फंक्शन है, जेड का एक विश्लेषक फलन है। क्या एक विश्लेषक फलन है? और u माइनस v ई की पावर x कोष्टक cos y माइनस साइन y, तो एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब u माइनस v दे दिया तो अपन को क्या निकालना है? सीधा एफ जेड निकालना है जेड के पदों में। तो देखिए,
इन क्वेश्चनों में सेम प्रोसेस रहेगी, आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है, कैसी प्रोसेस है प्रोसेस पे समझना है, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी, आपको प्रोसेस पे समझना है, ठीक है। क्या क्रियाविधि है इसकी, वही स्टेप रहेंगी प्रत्येक क्वेश्चन में, सेम टू सेम करना है अपन को। तो देखिए, लेट माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, एक विश्लेषक फलन है दिया है, एक विश्लेषक फलन है, अपन ने मान लिया विश्लेषक फलन है, ठीक है। यू माइनस वी दिया है, ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। अब देखिए एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, बिल्कुल होता है, इसका व्यापक रूप है। इसको कोष्टक में एक्स वाई, एक्स यू और वी क्या होते हैं, एक्स वाई की फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन ने आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आयोटा से कर दिया गुणा दोनों तरफ एल एच एस और आर एच एस में। तो देखिए आयोटा एफ जेड बराबर आयोटा यू, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन को जोड़ दिया अपन ने, क्या कर दिया, दोनों को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, जोड़ दी तो देखो क्या हो गया, इसमें से आयोटा को एफ और जेड कॉमन लिया तो वन प्लस आयोटा बच गया, और इसमें से यू को एक साथ लिख दिया, सॉरी आयोटा वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया, और विदाउट आयोटा मतलब रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने क्या मान लिया, इस पूरी फंक्शन को वन प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड को अपन ने मान लिया कैपिटल एफ जेड, और इसको मान लिया स्मॉल एफ जेड, और इसको क्या मान लिया कैपिटल स्मॉल कैपिटल यू, और इसको कैपिटल वी मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए अब वही क्वेश्चन बन गया मिल थॉमसन रचना विधि से। अब देखिए यू दिया है अपन को, वी नहीं, वी बिना बिना वी निकाले एफ जेड निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यू का मतलब क्या होगा, यू का मतलब यू माइनस वी, यू का मतलब क्या होगा कैपिटल यू का मतलब स्मॉल यू माइनस वी, कैपिटल यू माइनस वी दिया है तो मतलब स्मॉल यू माइनस वी दिया है तो कैपिटल यू दिया है, यानी कैपिटल यू दिया है, और कैपिटल यू दिया है तो अपन बिना कैपिटल वी निकाले अपन एफ जेड निकाल सकते हैं, और इस लास्ट में इनका मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो देखिए चलते हैं आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल यू बराबर स्मॉल यू माइनस वी बराबर ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यू दिया है, वी ज्ञात करना है, तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको क्या बोल देंगे फाई बोल देंगे, उसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे उसका साइन बोल देंगे। तो देखिए उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, उसे फाई एक्स वाई बोल दिया, और एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो। वही मिल थॉमसन रचना विधि से करना है, यहाँ से सेम टू सेम प्रोसेस, बस पहले वाला था वही समझने का था। अब देखिए इसमें जेड की जगह पे क्या रख दिया, डिफरेंशियल करवें तो जानते हैं आप, अवकलन करना तो सभी जानते होंगे ना। तो जेड की जगह पे एक्स की जगह पे जेड रख दिया, और वाई की जगह पे जीरो रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल हो जाके इसका मान हो जाएगा वन, इसका जीरो हो जाएगा, तो क्या ई की पावर जेड आ गया। इसको वी के कैपिटल यू का वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, और साइन एक्स वाई बोल दिया, और साइन एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की जगह पे जेड रख, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो रख दिया, तो अपना मान आ गया माइनस ई की पावर जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब यू दिया हो तब, ये फॉर्मूला होता है मिल थॉमसन रचना विधि में पढ़ चुके हैं अपन। तो कैपिटल एफ जेड, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आएंगे, कैपिटल क्यों आएंगे, क्यों अपन कैपिटल फंक्शन मान के चल रहे हैं पूरा, तो यहाँ पे पहले तो स्मॉल आया करता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आएगा। तो कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो डी जेड प्लस सी, तो इन दोनों का मान रख दिया यहाँ पे, देखिए मान रख दिया, और इसमें से ई की पावर जेड कॉमन आ गया, तो एक कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर निकाल दिया, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर जेड आएगा। देखिए ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर जेड प्लस सी। अब देखिए एफ कैपिटल एफ जेड बराबर क्या था, अपन ने माना था, देखिए यहाँ पे माना था अपन ने, इसको माना था कैपिटल वन प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ जेड माना था, तो इसकी जगह पे कैपिटल एफ जेड की जगह पे अपन ने क्या रख दिया, वन प्लस आयोटा एफ जेड स्मॉल एफ जेड रख दिया अपन ने, देखिए ये रख दिया। अब इसका वन प्लस आयोटा भाग लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया, इसके हर में चला गया, ये हर में आयोट, इसको यहाँ तो नया कॉन्स्टेंट मान सकते हैं अपन, तो यहाँ पे के को क्या मान लिया, नया कॉन्स्टेंट मान लिया, और ये अपना आंसर हो गया। सभी की समझ में आ गया क्या, चलिए आगे चलते हैं, और कुछ नहीं है इनमें, बस यही समझने का पार्ट था। देखिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
जो बुक का क्वेश्चन है, देखिए मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अनसोल्ड, उनके अलावा जो सेम पैटर्न वाले हैं उनको आराम से कर सकते हैं। ये जिन जिन मतलब ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न पे हैं, उन सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। और अगर जो एक आध से क्वेश्चन बच जाते हैं तो उनको ज़्यादा माथापच्ची मत करिए, टाइम मत निकालना। क्योंकि अब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पे इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होती है। तो एग्जाम्पल सभी करके जाने हैं आपको, क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जरूर देखने हैं सभी एक बार। तो चलिए देखिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ उतने ही बेटर है, और कभी और भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपको कर सकते हैं वो वैसे जानते जहाँ तक मैंने सारी करा दी हैं क्वेश्चन। देखिए u माइनस वी दिया है, एफ ऑफ जेड विश्लेषण फलन है, तो एफ जेड का मान ज्ञात करो जेड के पदों में, जेड के पदों में ज्ञात करना है। तो वही एफ जेड को अपन ने विश्लेषण फलन मान लिया। u माइनस वी दिया है, एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है, इसको अब आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और समीकरण एक जो पीछे रह गया वो, और समीकरण दो दोनों को ऐड कर दिया। तो इधर एफ जेड कॉमन आ गया, और 1 प्लस आयोटा बच गया, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम। u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, जो काल्पनिक भाग है उसको एक साथ लिख दिया, और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। इसको कैपिटल मान लिया u, इसको कैपिटल u, इसको कैपिटल v, और इसको कैपिटल f। अब दिया है अपन को, देख दिया क्या है, अब अपन को u माइनस वी दिया है, मतलब u दिया है, u माइनस वी दिया है मतलब u दिया है, u दिया है तो बिना v निकाले अपन एफ जेड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मिल थॉमसन से वही सेम प्रोसेस है। तो देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में कर दिया, फाई एक्स वाई मान लिया, और फाई एक्स वाई में जेड जीरो रख दिया, और अपना ये मान आ गया, क्या आ गया 3z स्क्वायर। उसी प्रकार u का y के रिस्पेक्ट में कर दिया, और साइन एक्स वाई मान लिया, और साइन एक्स वाई में एक्स वाई की जगह पे जेड जीरो रख दिया, तो अपना मान आ गया 3z स्क्वायर। ऊपर भी 3z स्क्वायर, नीचे भी 3z स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाई मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड लगा दिया। और देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो डी जेड प्लस सी, मान रख दिए दोनों में। अब 3z कॉमन आ गया, वही 1 माइनस आयोटा कॉन्स्टेंट भाग बाहर निकाल दिया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपन को प्राप्त हो गया क्या, 1 माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस सी। इधर कैपिटल एफ जेड चल रहा है, क्यों कैपिटल एफ जेड, क्यों अपन ने मान रखा है इसलिए, ठीक है ना। अब इसका मान रख दिया क्या होता है 1 प्लस आयोटा, ऊपर अभी माना था वही मान रख दिया इसका, ठीक है। अब इसका भाग लगा देंगे नीचे 1 प्लस आयोटा का। तो देखिए 1 प्लस आयोटा का दोनों भाग लगा दिया, ये तो पूरा क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, इसको नया कांस्टेंट मान लिया के। और देखिए हर में कभी भी क्या नहीं होता, आयोटा वाला भाग यानी काल्पनिक संख्या नीचे हर में नहीं हो सकती है, तो उसका क्या कर दिया परमीकरण कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 प्लस आयोटा का विपरीत सहयुगी से गुणा कर देते हैं, सहयुगी से परमीकरण कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का सहयुगी क्या होगा 1 माइनस आयोटा, तो सहयुगी से परमीकरण करने पर उनको क्या प्राप्त हो जाएगा -2 आयोटा अपन 2 3z क्यू प्लस के, वही अपना 2 से 2 कैसे गए माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस के, यही अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी जेड का विश्लेषण फलन है तथा यू माइनस वी का मान निम्न हो, तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए, वही फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और साथ में क्या दिया है, देखिए इसको क्वेश्चन में साथ में कंडीशन दी है, क्या दिया है एफ पाई 2 बराबर 3 माइनस आयोटा 2। अभी देखिए इसको हमेशा कंडीशन दे रखी हो, जब भी कोई कंडीशन दे रखी हो तो उसका मतलब क्या है, उस कंडीशन से अपन को कांस्टेंट का मान निकालना होता है। जैसे अपन यहाँ पे कांस्टेंट क्या लास्ट में क्या आ रहा है कि, अगर यहाँ पे देखिए अगर जेड की जगह पे क्या रख दिया, जेड की जगह पे क्या दे दिया यहाँ पे पाई 2 और इसका मान कितना दे दिया पाई 2 का 3 माइनस आयोटा 2। तो देखिए जेड यहाँ पे आएगा उसमें पाई 2 रख देंगे अपन, और इधर 3 माइनस आयोटा 2 रख देंगे, तो इससे के का मान निकलेगा, और फिर दोबारा से के इसी फॉर्मूले में के का मान रख देंगे, तो अपना पहला आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है। तो अपन ने मान लिया एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषक फलन है, और अपन को दिया है यू माइनस बी बराबर ई की पावर बाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस हाइपरबोला बाई माइनस साइन कॉस एक्स, और ये भी दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अपन को वही प्रोसेस करनी है।
एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, समीकरण 1, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो अपन ने एक कॉमन ले लिया एफ जेड, ये आ गया, इसको काल्पनिक भाग को अलग लिख दिया और रियल पार्ट को अलग लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एफ जेड बराबर, इसको कैपिटल एफ जेड मान लिया, इसको रियल पार्ट को कैपिटल यू और इमेजरी पार्ट को कैपिटल वी मान लिया। अब देखिए अपन को दिया क्या है, u माइनस वी दिया है, u माइनस वी दिया है तो मतलब u दिया है, और u दिया है तो बिना v निकाले अपन एफ जेड निकाल सकते हैं, कैपिटल निकाल सकते हैं, और कैपिटल निकालने के बाद अपन मान रख देंगे। तो वही बात करनी है यहाँ पे, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक थोड़ी समझने की बात है। देखिए इधर क्या था, अपन को क्या दिया था, u माइनस वी मतलब कैपिटल U क्या दिया है, e की पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपन कॉस हाइपरबोला वाई माइनस कोस एक्स। अगर e की पावर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर सभी साइन और कोस के पदों में है, तो e की पावर को भी साइन और कोस के पदों में लिख दिया। ठीक है, अपन ने क्या लिख दिया, जिससे कि इंटीग्रेशन करने में, अवकलन करने में सुविधा हो। तो उसके लिए अपन जानते थे e की पावर x बराबर क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही मान रख दी यहाँ पे। अब देखिए कॉस एक्स साइन एक्स, अब इस देखिए इस नीचे वाले यर का देखो, इसको और इसको साथ में लेके कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस कॉस एक्स को एक साथ ले लिया, और साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस साइन एक्स को एक साथ ले लिया, और इसमें इसका भाग दे दिया, तो इधर से आ जाएगा एक आ जाएगा, प्लस में इसमें भाग दे लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सरल करके लिख दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, अवकलन करेंगे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, एक का तो हो गया जीरो, तो उसे छोड़िए, जीरो हो गया इसका। तो अब देखिए इसको u अपन वी से करेंगे, तो देखिए वी का स्क्वायर, अब वी को ऐसे ही ऐसे रख दिया। अब u का इसका इंटीग्रेशन का इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में। एक्स में करेंगे तो एक देखिए साइन वाई क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया इसका, ये तो हो गया जीरो, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस। अब अंश को सेम टू सेम रख दिया, हरका करना है अपन को, तो हरका करेंगे। देखिए ई कोशेंट हो गया, ये माइनस का कोस एक्स है, और माइनस का कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी अवकलन क्या होता है, माइनस कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस का माइनस साइन होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस की साइन एक्स हो गया, इसको फाइव एक्स वाई मान लिया अपन ने। अब एक्स वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो रख देंगे अपन, तो जीरो रख दिया। देखिए वन माइनस कोस जेड, जीरो रखेंगे वाई की जगह पे, तो कोस जीरो का मान होता है वन, और कोस एक्स का मान हो गया कोस एक्स, एक्स ये जेड रख दिया। ठीक है, कोस एक्स कोस जेड माइनस जी जीरो हो जाएगा वाई वाला टर्म, कोस जीरो साइन जीरो का मान होता है जीरो, प्लस साइन एक्स मतलब साइन जेड, और साइन जेड मतलब साइन एक्स मतलब साइन जेड। ठीक है, इसको सरल करके लिख दिया। सरल करने के बाद देखिए साइन स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो नीचे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर जेड में से और माइनस साइन स्क्वायर जेड में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस का जेड, इसका मान हो जाएगा एक। ठीक है, एक रख दिया। इसका क्या करेंगे, इसमें से ऊपर ने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके एक नीचे का स्क्वायर कट जाएगी, तो नीचे एक रह जाएगा, वन माइनस कॉस जेड रह जाएगा। ठीक है, अब यू का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वही बाई के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। अब देखिए कोस का होता है ना, कोस का, कोस एक्स वाई का, देखिए कोस हाइपरबोलिक हो या साइन हाइपरबोलिक हो, तो देखिए कोस का वैसे सामान्य कोस है, हाइपरबोलिक विदाउट हाइपरबोलिक है, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है अवकलन, लेकिन हाइपरबोलिक होता है तो उसमें साइन नहीं आता है, मतलब नेगेटिव साइन नहीं होता है, इसका भी पॉजिटिव साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई होगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ईजी है बिल्कुल। इसको फाइव एक्स वाई मान लेंगे, और एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो रखने के बाद अपना मान आ जाता है वन अपॉन वन माइनस जेड कोस जेड। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। चलिए बाई मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, वही मेथड लगा दिया अपना फॉर्मूला। यू के लिए क्या होता है, फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो डी जेड प्लस सी, अपन मान रख दिए यहाँ पे। देखिए दोनों मान रख दिए, यहाँ से ए पार्ट कॉमन आ गया, ऊपर वन प्लस आयोटा हो गया, एलसीएम लेके जोड़ दिया। इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट भाग को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया अपन ने, कॉस का, देखिए कॉस का एक फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा बराबर होता है, क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ पर 2 थीटा है तो उसको सिंगल थीटा में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अपन को जेड को चेंज करना है, तो जेड को चेंज करेंगे तो सिंगल में हाफ में चेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ का हाफ हो जाता है यहाँ पे एंगल में क्या होता है आधा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जेड है तो उसका आधा हो जाएगा एंगल, ठीक है। अब -1 एक एक कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखिए इस 2 को मैंने बाहर ले लिया और ये 1/sin² जेड/2 का ऊपर ले जाएंगे तो sec² में हो जाएगा बिल्कुल। और sec² का अपन इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट होता है ना, तो -cot जेड/2। और देखिए पर लेकिन जेड में मल्टीप्लाई क्या है, जब कुछ चर में मल्टीप्लाई होता है तो उसका भाग लग जाता है, तो वो भाग लगा दिया 1/2 का प्लस c। तो देखिए इसका हल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना मान। अब कैपिटल एफ जेड की जगह पे अपने स्मॉल एफ जेड रख दिया और इधर से 1 + आयोटा को इसका भाग देंगे तो इस कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना आ गया, इसको नया कॉन्स्टेंट मान लेंगे और ये आ गया अपना लास्ट में लास्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड की जगह पे मतलब एफ ऑफ जेड का मान दिया है, जेड की जगह पे अगर π/2 रखेंगे तो एफ ऑफ π/2 हो जाएगा, तो इसका मान दिया है अपन लिए। देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे के का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए π/2 बराबर कॉस, ये देखिए यहाँ पे एंगल पहले से ही आधा है, आधे मतलब π/2 का π/4 हो जाएगा, यहाँ π/2 इसका मान दिया है अपन को, क्या दिया है इसका मान दिया है, के का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और cos π/4 का मान कितना होता है 1, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 - i/2 -1 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है 3 - i/2, इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, के का मान हो गया 1 - i/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 में वैल्यू रख देंगे के की जगह पे, तो अपना फाइनल आंसर आ गया एफ ऑफ जेड बराबर कोट जेड/2 प्लस आयोटा 1 - i/2, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कम से कम एक उस पर कम से कम 2 क्वेश्चन कोई तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक उस पर कॉन्सेप्ट पे। U+ में 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिससे कि हैबिट में आ जाए, फिर चाहे कौन से भी सवाल का आ जाए तो आपको आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक जानकारी है जैसे कि ये फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं सवाल जल्दी जल्दी। U+V में आ गया, दिया है तथा FZ U+ आयोटा के एक विश्लेषण करने हैं, तो FZ को Z के पदों में ज्ञात कीजिए। वही FZ को बराबर U+ आयोटा V को विश्लेषण फलन मान लिया। दिया क्या है U+V दिया है अपन को। अब देखिए यहाँ पे ओपन फॉर्मूला जानते, देखो e⁻x बराबर क्या होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, e⁻−x बराबर क्या होता है cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos हाइपरबोलिक z हो जाएगा। अगर इन दोनों को घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे sin2, यहाँ साइन में फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे ये दिया है तो इसको अपन हटा सकते हैं आराम से। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2y आएगा, यहाँ पे तो x आ, तब x आ रहा था, यहाँ पे 2y है तो 2y आ जाएगा। देखिए 1 + e⁻−x e⁻2y प्लस e⁻−2y, तो इस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो cos का फॉर्मूला यूज आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2y, यहाँ पे क्या आएगा 2y आएगा। देखिए 2y ऊपर मार रख दिया। अब देखिए 2 को ऊपर नीचे से कॉमन लेके ऊपर काट दिया, ये आ गया। अब वही मान लिया अपन ने फंक्शन दिया है, क्योंकि फंक्शन FZ बराबर U+ आयोटा भी होता है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, वही आ गया अपना, ये रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। कैपिटल F मान लिया, इसको कैपिटल U और कैपिटल V। अपन को यहाँ दिया क्या है अपन को, V बराबर U+V। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला दिया है तो मतलब U+V दिया है, स्मॉल U+V दिया है मतलब कैपिटल V दिया है, और कैपिटल V दिया है तो बिना कैपिटल U निकाले अपन FZ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मिल टॉमसन रचना विधि से। तो देखिए U+V, ठीक है। अब देखिए V का y की रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको क्या बोलेंगे gxy। आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अगर u का x के रिस्पेक्ट में करते थे तो उसको साई xy बोलते, सॉरी फाई xy बोलते थे। लेकिन जहाँ पे पहले वाला आता है gxy पहले आता है ना फॉर्मूले में,
तो इसमें वाई के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो देखिए कैपिटल वी का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए अपन को कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ऊपर देखो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 1/x यही है, तो 1/x के साथ x 1/x मान करेंगे, तो देखिए -1/x²। अब इसका करेंगे, x का मान रखा है उसका करेंगे अपन, तो ये तो कांस्टेंट 0 हो गया। इसका क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y, और ये 2y का होगा 2, तो 2 आ गया, लिख दिया, ठीक है। जी एक्स वाई में वही मान रख देंगे, जेड की जगह पे एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे 0। अब रखिए मान रखिए यहाँ पे भी बाई आ रहा है, बाई की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 हो गया। दूसरा नेक्स्ट देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए एक्स अंश में भी आ रहा है, हर में भी आ रहा है, तो वही u/v से करेंगे। तो देखिए हर का होल स्क्वायर आता है, नीचे होल स्क्वायर ले लिया। अब अंश हर को तो ऐसे ही सेम टू सेम रख दिया अपन ने, हर को ये रख दिया, देखो कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, अंश का करेंगे तो देखिए साइन 2x का क्या होता है कॉस 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो कॉस 2x और 2 आगे लिख दिया अपन ने, माइनस वही अंश का कर दिया अपन ने। अब हर का करेंगे, ये ऊपर अंश सेम टू सेम रख दिया अपन ने, साइन 2x नीचे करेंगे तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कॉस हाइपरबोलिक 2y 0, और इसकी जगह देखिए ये माइनस का है, तो कॉस 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस का होता है, तो 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगी, तो +2 sin 2x, ठीक है ना। ओपन को h(x,y) मान लेंगे, इसको h(x,y) मान लेंगे, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रखने पर 0 रख देंगे, और अपना लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा h(z0) बराबर -2 1 cos 2z, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाई मिल थॉम्सन कंस्ट्रक्टर मेथड से वही g(z0) प्लस आयोटा h(z0) dz प्लस c। अब देखिए इसमें g है वो y के रेस्पेक्ट में हुआ करता है, यहाँ पे h है वो x में होता है, और उस फॉर्मूले में कुछ में अगर u दिया हो तो उसमें फाई आता है, यहाँ पे वहाँ पे x के रेस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, और माइनस की जगह प्लस आता है इसमें। तो देखिए g(z0) का मान 0, आयोटा इसका मान रख दिया -2 1 cos 2z dz प्लस c। अब देखिए आयोटा -2 आयोटा बाल ले दिया अपन ने, 1/2 ये आ गया फॉर्मूला अपना। अब देखिए इसका मान क्या होता है, 1 cos 2z को क्या होता है 2 sin 2z लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है, dz प्लस c। कैसे होता है आप जानते होंगे, इसको फॉर्मूला लिख दिए, क्या लिख देंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर जेड, अभी मैंने बताया था। ये रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से वही प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, वही 2 हो गया 2 sin z हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा रह जाएगा, और 1/sin स्क्वायर, तो ऊपर सेक स्क्वायर में पहुंच जाएगा, और सेक स्क्वायर का होता है कोट जेड रख दिया, और आयोटा इसको कैपिटल एफ जेड की जगह पे स्मॉल एफ जेड और मान रख दिया। मान रखते ही इसको भाग में पहुँचा दिया। अब भाग में आयोटा आता नहीं है तो परिमेकरण कर देंगे, इसको के मान लिया अपन ने, इसका परिमेकरण करके अपना फाइनल आंसर आ गया एफ जेड बराबर आयोटा प्लस 1/2 cos जेड प्लस के, ठीक है ना। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम आ सकती है एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। माना एफ ऑफ जेड का मोड एक प्रदेश में अचर है, क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जेड का मोड एक प्रदेश में अचर है जहाँ एफ ऑफ जेड विश्लेषक प्रण है, तो एफ ऑफ जेड अचर है। देखिए क्या कह रहा है, अलग समझते हैं, एक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। इसमें कह रहा है एफ ऑफ जेड का मोड एक प्रदेश में या एक क्षेत्र में क्या दिया है, अचर दिया है, कांस्टेंट है, और एफ ऑफ जेड एक विश्लेषक प्रण दिया है, तो अपन को निकालना है एफ ऑफ जेड बराबर एक अचर प्रूफ करना है, एफ ऑफ जेड को क्या करना है, अपन को अचर प्रूफ करना है। मतलब क्या है देखिए समझिए, एफ ऑफ जेड का मोड अपन को दिया है, गिवन है, ये क्या है कांस्टेंट है, और एफ ऑफ जेड भी दिया है अपन को, क्या दिया है, ये दिया है अपन को एनालिटिक फंक्शन, मतलब विश्लेषक फलन दिया है। मोड कांस्टेंट है, एफ ऑफ जेड विश्लेषक फलन है, तो अपन को दिखाना है एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट दिखाना है, क्या दिखाना है, कांस्टेंट। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एफ ऑफ जेड का मोड कांस्टेंट दिया है, थ्योरम में दिया है, एफ ऑफ जेड विश्लेषक दिया है, बिल्कुल दिया है, और अपन को प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ जेड को अपन को कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे।
देखिए, माना एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी होता है, बिल्कुल होता है यू प्लस आयोटा भी। एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा एक विश्लेषण फलन है जो कि दिया है वहाँ पे फलन है, और गिवन क्या है, एफ ऑफ जेड का मोड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने के मान लिया। अब देखिए इसका मोड निकालेंगे, एफ ऑफ जेड का मोड निकालेंगे, क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मोड रूट अपन जेड का मोड क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसका मोड निकालेंगे तो ये आता है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर। तो वही प्रोसेस यहाँ कर दिए। देखिए कैपिटल वी बराबर सॉरी एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है, तो इसका रियल पार्ट का इमेजरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया, और सी इधर मान लिया कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया, देखिए क्या हो रहा है आगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट समीकरण एक का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो देखिए ये भी एक्स का फंक्शन हुआ करता है, ये भी वाई का हुआ करता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई लिखते हैं ना वैसे तो, पर यू और वी लिख दिया अपने शॉर्ट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो देखिए 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 0 पहुँचा देंगे अपन, तो ये समीकरण आ गया 2। नेक्स्ट उसी का बाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो 2u डी यू अपॉन डी वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0, ठीक है ना, और इसमें से भी 2 कॉमन लेके 0 पहुंचा देंगे, आर जिसमें पहुंचाएंगे 0 हो जाएगा, ये समीकरण 3 आ गया। अब क्या करेंगे अपन को क्या दिखाना है, अपन को दिखाना है एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट, एफ ऑफ जेड को क्या दिखाएंगे, कांस्टेंट दिखाएंगे। तो एफ ऑफ जेड कब कांस्टेंट होगा, जब यू भी कांस्टेंट होगा और वी भी कांस्टेंट हो। अगर एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट दिखाएंगे तो क्या करेंगे, यू को कांस्टेंट दिखाएंगे और वी को कांस्टेंट दिखाएंगे। अगर ये दोनों पार्ट कांस्टेंट हैं तो हम बोल देंगे एफ ऑफ जेड भी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, इसके बराबर है। तो देखिए ये निकाल लिया अपने मान, तो बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन कौन सी थी, ये थी अपनी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। तो अपन ने क्या कर दिया, इस वी को यू में चेंज कर दिया, किससे, कॉची रीमान इक्वेशन से। देखिए बाई इक्वेशन 2 से कॉची रीमान समीकरण लगा दी यहाँ पे, देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को बाई सी आर इक्वेशन से, समीकरण 4 बोल दिया इसको। और थर्ड को यहाँ पे भी बाई चेंज कर दिया, यू एक्स में चेंज कर दिया, यहाँ पे मतलब वी की टर्म रखनी है यहाँ पे अपन को, यू चेंज कर दिया। अब पहले अपन क्या करेंगे, यू को कांस्टेंट दिखाएंगे, बाद में फिर अभी वी को निकालेंगे, वी को कांस्टेंट दिखाएंगे तो इसको यू को चेंज कर देंगे कॉची रीमान समीकरण से। तो सबसे पहले अपन यू को कांस्टेंट दिखाएंगे, तो वी को कांस्टेंट, वी को क्या कर रहे हैं, वी को उठा रहे हैं किससे, सी आर इक्वेशन से यूज करते हुए वी को हटा के यू ला रहे हैं अपन, ठीक है यहाँ पे। तो सी आर इक्वेशन का यूज करते हुए अपन ने यहाँ दोनों इक्वेशन में क्या लिया, यू ले आए और वी अपन ने हटा दिया, ठीक है ना। तो देखिए अपन समीकरण 4 और 5 दे दिया। अब देखिए अब इनमें से डेल यू अपन डेल एक्स का मान निकालेंगे एक बार, और एक बार डेल यू अपन डेल वाई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले डेल यू अपन डेल एक्स का मान निकालते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स का, डेल यू अपन डेल एक्स का, डेल यू अपन डेल एक्स का। तो इन दोनों पदों को उठाना पड़ेगा बाई वाले को, डेल यू अपन डेल वाई, डेल यू अपन डेल वाई, ये बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इन दोनों के पदों को क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो उठाने के लिए क्या करेंगे, वही विलोपन विधि से करेंगे, इसको किससे गुणा करें, यू से, और इसको वी से, दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएंगे। तो देखिए समीकरण 4 को यू से प्लस समीकरण 5 को वी से गुणा कर दिया और जोड़ दिया। तो देखिए ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, इसको वी यू से करेंगे, इसको वी से करेंगे, तो यू वी और पीछे वाला सेम ही है डेल यू अपन डेल वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। और ये इसको यू से करेंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा, इसको वी से करें तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और डेल यू अपन डेल एक्स कॉमन ले लिया अपन ने। तो देखिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपन डेल एक्स, आर इसमें 0। अब देखिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर अपन ने क्या मान रखा है, देखिए यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट के, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट के बराबर तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो डेल यू अपन डेल एक्स 0 होगा। और डेल यू अपन डेल एक्स का डेल यू अपन डेल एक्स बराबर 0 हो गया, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध ये नहीं हो रहा कि कांस्टेंट है, इसका मतलब यू में एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू फंक्शन होता है, यू किसका फंक्शन होता है, यू एक्स और वाई का फंक्शन होता है। अगर यू में एक्स नहीं है तो भी इसका 0 माना जा सकता है, और यू पूरा कांस्टेंट है तो भी 0 माना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है
कि यू में एक्स नहीं है, वाई हो सकता है, वाई तो हो सकता है ना, अभी वाई का कह नहीं सकते हैं अपन, तो अपन क्या लगेंगे, अर्थात यू एक्स से स्वतंत्र है। यू किससे स्वतंत्र हो गया, एक्स से स्वतंत्र है, मतलब यू में एक्स नहीं है, ठीक है ना। अब वही करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यू से एक्स में स्वतंत्र कर दिया, अब वाई से निकाल लेंगे, तो इसको अब डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे, अपन डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपन डेल वाई, तो डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को उठाना है, तो देखिए इसको वी यू से, समीकरण 5 को यू से और समीकरण 4 को वी से गुणा करके समीकरण 5 में समीकरण 4 को उठा दूंगा, तो देखिए इसमें से इसको उठाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस हो जाएगा कि इसको उठा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो वही ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 5 को यू से माइनस समीकरण 4 को वी से गुणा करके जोड़ दिया, तो अपने यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 आ गया। वही इसको ये 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, ये तो कांस्टेंट के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो अर्थात यू वाई से भी स्वतंत्र है। अब यू फंक्शन होता है एक्स और वाई का, ऊपर पहले निकाल चुके एक्स से स्वतंत्र है और अब निकाल दिया वाई से स्वतंत्र है, तो दोनों मतलब एक्स वाई से दोनों स्वतंत्र है, हो गया, तो मतलब कांस्टेंट भाग हो गया ना, यू का मतलब क्या हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, यू में कांस्टेंट होगा, जो भी राशि होगी यू की वो कांस्टेंट होगी, तो अतः यू बराबर अचर है, क्या है, अचर। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0, इसका मतलब वी अचर हो जाएगा। इसी प्रकार यू और बी दोनों अपन ने अचर सिद्ध कर दिए, तो एफ ऑफ जेड भी अचर फलन हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना चाहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर ने यहाँ पे क्या समीकरण 2 और समीकरण 3 में वी को विलोपित किया था सी आर इक्वेशन से, वी को क्या किया था अपन ने, हटाया था सी आर इक्वेशन का यूज करते हुए इसको और इसको, अपन यहाँ पे एक्स यू को हटा देंगे कोशिश इलेवन समीकरण को यूज करते हुए, ठीक है, तो अपन वही सेम प्रोसेस कर देंगे फिर, और वी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, उसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलन नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। फलन कब अवकलन, देखिए फलन कब अवकलनीय होता है, जब उस बिंदु पर डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, जब तो होता है। वही बोला किसी बिंदु पर अवकलन नहीं है, तो इसका अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव मौजूद चेक करेंगे, अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो बोलेंगे इसका अवकलन नहीं है, अगर नहीं मौजूद होगा तो बोल देंगे नहीं है। अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अवकलन नहीं है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव कहाँ पर मौजूद है, डेरिवेटिव कब मौजूद होगा, जब लिमिट मौजूद होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, अपन ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ा रहे हैं अपन ने, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एफ ऑफ जेड की जगह पे फंक्शन में जेड प्लस डेल जेड रखेंगे तो इस पर पूरे पे बार आ जाएगा, और माइनस जेड एफ ऑफ जेड का मान एफ ऑफ जेड बार अलग अलग खोल देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, अपन ने पढ़ रखी है फर्स्ट क्लास में, सेकंड 12th लेवल की चीज़ है, जितने बेसिक में पढ़ रखा है अपन ने, तो ये अलग अलग हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड का बार अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब देखिए डेरिवेटिव कब मौजूद होता है, जब लिमिट मौजूद होती है, और लिमिट मौजूद कब होती है, जब डेल जेड 0 की ओर किसी भी पद से जाए, मान आना चाहिए समान। अगर समान, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी बिंदु पर अवकल नहीं है, तो अपन देखेंगे दो रास्तों से, एक या दो रास्तों से देखेंगे, अगर मान समान आ जाता है तो और रास्तों से देखेंगे, अगर मान समान नहीं आ जाता है, वहाँ पे मान अलग आ जाएगा दूसरे पद से, तो बोल देंगे इसका अवकलन विद्यमान नहीं है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, और डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो उसका डिफरेंशियल नहीं होगा, मतलब अवकलन नहीं होगा। तो एफ डेल जेड, देखिए डेल जेड 0 की जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स भी 0 जा रहा है और वाई भी 0 की तरफ जा रहा है, क्यों, एक्स बराबर एक्स वाई होता है, डेल जेड निकालेंगे तो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई हो जाएगा, और डेल जेड का बार निकालेंगे तो इसका कंजुगेट ले लेंगे तो आयोटा के पार्ट के सामने नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए अपन निकालते हैं। सबसे बढ़िया रास्ते मैंने क्या बताए थे आपको, दो रास्ते थे, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश। अपन सबसे बढ़िया रास्ते कौन से यूज करते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश। तो चलिए एक्स अक्ष के अनुदिश चलते हैं पहले। यदि डेल जेड अलोंग एक्स अक्ष, मतलब डेल जेड 0 की ओर एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो रहा है, तो
एक एक्स अक्ष का अंदर से अग्रसर हो रहा है तो क्या हुआ, डेल वाई जीरो होता है। एक्स अक्ष पर वाई बराबर जीरो तो डेल वाई भी जीरो होगा। तो देखिए जीरो हो गया, तो उसमें मान रखेंगे, देखिए डेल बाई जीरो दोनों जीरो हो गए, तो एक्स अपॉन डेल एक्स बचेगा। और जहाँ पे लिमिट है वो बाई से हट जाएगा, क्यों, बाई जीरो हो गया तो डेल एक्स की लिमिट बचेगी ओनली। तो देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका मान आ गया एक। अब दूसरे पद से चलते हैं अपन, बाई एक्स के अंदर से चलते हैं। तो बाई एक्स के अंदर जाएंगे तो डेल एक्स बराबर जीरो आएगा। डेल एक्स बराबर जीरो रखेंगे उस फॉर्मूले में, इसी में डेल एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो माइनस आयोटा डेल वाई और प्लस आयोटा डेल वाई बचेगा। तो देखिए माइनस आयोटा डेल वाई प्लस आयोटा डेल वाई, यहाँ पे एक्स हट जाएगा क्यों, एक्स में से जीरो हो गया, तो इसका हो गया -1। अब देखिए ऊपर ने दो रास्ते लिए, एक्स अक्ष के अंदर और वाई अक्ष के अंदर। बस क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये कहीं पर भी क्या नहीं है, अवकलन नहीं है। तो अपन ने चेक कर लिया, दो अलग अलग रास्तों से क्या हो गया, मान अलग अलग आ गया। तो अलग अलग आ गया तो मतलब अवकलनीय नहीं है। देखिए चूंकि सीमा का मान अद्वितीय नहीं आया, मतलब इसकी लिमिट मौजूद नहीं है। लिमिट मौजूद डिफरेंशिएबल का होता है जब लिमिट मौजूद होती है, और लिमिट कब मौजूद होती है, जब डेल जेड जीरो की ओर किसी पथ से जाए मान समान आना चाहिए। लेकिन जहाँ पे क्या हुआ है, मान समान नहीं आया है, इसका मतलब लिमिट मौजूद नहीं है। लिमिट मतलब सीमा का मान अद्वितीय नहीं आया है, अर्थात एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, अतः एफ ऑफ जेड अवकलनीय फलन नहीं है। समझ में आ गया सभी के समझ में आ गया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.10.8 को देखते हैं। सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जहाँ एफ जेड बराबर क्या था, एक्स क्यू प्लस आयोटा, एफ ऑफ जेड दे रखा है अपन को एक्स क्यू 1 प्लस आयोटा माइनस बाई क्यू 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब कब जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जब जेड जीरो नहीं है और जेड बराबर जीरो। देखिए एफ ऑफ जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो पर फंक्शन का मान भी जीरो है। यहाँ पे जेड ही तो आता ही है, देखिए जेड का मान क्या है, जीरो, तब फंक्शन का मान जीरो है। ठीक है, संतत है, मतलब जेड बराबर नॉट इक्वल टू पर ही क्या संतत है, और कौशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एफ बराबर जेड बराबर दे रखा है अपन को फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई का। ये संतत कहाँ है, संतत तो है, संतत क्या है, संतत तो है मतलब कंटिन्यूस है, लेकिन और क्या है, कंटिन्यूस के अलावा और क्या है, ये मूल बिंदु पर जीरो पर क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। इस पर क्या किसको सेटिस्फाई करता है, कौशी रीमान समीकरण को। कौशी रीमान समीकरण का होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मूल बिंदु पर। और एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई फंक्शन दिया है, वो सतत है, कहाँ पे, प्रत्येक क्षेत्र में, यानी एवरी पॉइंट पे सतत है। ये सिद्ध करना है अपन को, एफ ऑफ जेड को सतत दिखाना है, मतलब कंटिन्यूस दिखाना है, और इसको मूल बिंदु पे इसको दिखाना है। और क्या कर रहा है, एफ डैश जेड जीरो विद्यमान नहीं है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब विद्यमान नहीं है, इसको भी प्रूव करना है। मतलब जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव मौजूद कहाँ नहीं है, जीरो पे, जीरो यानी मूल बिंदु पर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो फलन क्या है, अवकलन नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, ओपन यही फंक्शन होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को काल्पनिक भाग और इमेजरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। क्यों यू और को कौशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई करनी है ना। देखिए इमेजरी पार्ट को अलग लिख दिया मैंने गुणा करके, इसको भी अलग लिख दिया, दोनों को इमेजरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग लिख दिया। कब है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जब जेड जीरो नहीं है, जब तो ये फंक्शन है, और जेड बराबर जीरो पर फंक्शन क्या है, जीरो है। तो देखिए यहाँ पे यू एक्स वाई क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग। ये होता है ना आयोटा वाला, देखिए आयोटा वी एक्स वाई,
वी का आता है, यहाँ आयोटा के साथ होता है, तो ये वी का मान हो जाएगा। तो वी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, जब जेड जीरो नहीं है तब, और जब जेड जीरो है तब क्या है, एफ ऑफ जेड जीरो पूरा ही जीरो हो गया, मतलब जब जेड जीरो है तब इस फंक्शन का मान क्या है, जीरो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन को क्या एक समझ में आई ये चीज़। देखो अपन को दिखाना है फंक्शन को, क्या दिखाना है, विश्लेषक सॉरी संतत दिखाना है। संतत कैसे होगा, देखिए u और v क्या है, u और y क्या है, परमेय फलन है, परमेय फलन है ना, x और y के परमेय फलन है, मतलब अंश p बटे q के रूप में परमेय फलन है। और परमेय फलन अपन को पता है, 11th में पढ़ रखे हैं, 12th में ही पढ़ रखा है कि परमेय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, लेकिन हर जहाँ पे हर जीरो हो परमेय फलन का, जहाँ पे हर जीरो हो वहाँ पर संतत नहीं होता है। तो देखिए इसका हर जीरो कहाँ पे हो सकता है, अब देखो समझने की बात है। यहाँ पे ऊपर को इसको संतत प्रूफ करेंगे, पहले संतत है कि नहीं है, संतत प्रूफ करना है तो u और v को दोनों को संतत करेंगे तो एफ ऑफ जेड संतत हो जाएगा। ठीक है ना, u और v दिए रखे हैं ऊपर को परमेय फलन के रूप में, परमेय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, लेकिन जहाँ पर हर जीरो हो वहाँ पर संतत नहीं होते हैं। अब देखिए इसका हर जीरो कहाँ हो रहा है, हर जीरो खाली जेड बराबर जीरो पर क्या हो रहा है, इसका जेड बराबर जीरो पर इसका हर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बराबर जीरो का मतलब क्या है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। जेड बराबर जीरो का मतलब होता है एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। ठीक है ना, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। एक्स और जीरो वाई जीरो कब होंगे, जब जेड बराबर जीरो। तो जेड बराबर जीरो पे तो फंक्शन जीरो है, लेकिन जेड नॉट इक्वल टू पे एक्स और वाई के कुछ तो मान होंगे। तो देखिए ये कंडीशन अपनी है, यू एक्स वाई और वी एक्स वाई के मान निकले हैं ये वाले, ये फंक्शन दे रखा है यहाँ से निकाले हैं, यहाँ पे जेड नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि परमेय फलन हो गए और हर जीरो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों जेड नॉट इक्वल टू जीरो दे रखी है। तो परमेय फलन और सर्वत्र संतत होते हैं, जहाँ पर हर जीरो होता है वहाँ पर संतत नहीं होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसको भाषा को अपने लिख रखिए। देखिए क्योंकि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों परमेय फलन है, यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों परमेय फलन। तो देखिए क्योंकि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों परमेय फलन है जिनका अर्थ शून्य नहीं है, ऊपर देखिए अर्थ शून्य नहीं हो सकता है क्योंकि जेड नॉट इक्वल टू जीरो है। अतः यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों सर्वत्र संतत हैं, संतत हो गए, सर्वत्र संतत हो गए, अपन जानते हैं ये बात। तो अतः एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी सभी सर्वत्र संतत होगा। क्यों होगा, यू भी संतत हो गया, वी भी संतत हो गया, तो एफ ऑफ जेड भी संतत हो जाएगा। अब देखते हैं, ये अपन ने संतत दिखा दिया एफ ऑफ जेड को, अब दिखाएंगे इसको ओरिजिन पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो ओरिजिन पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो अपन ने एक कल फॉर्मूला पढ़ा था, डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे। अपन देखिए क्या निकालेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपन डेल वाई निकालेंगे, और डेल यू अपन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपन डेल एक्स होता है। तो ये चारों निकालेंगे अपन, चारों डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा था, एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं और इसके मान निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर समझिए। देखिए इसका डेल यू अपन डेल एक्स निकालना है अपन को, क्या निकालना है, डेल यू अपन डेल एक्स। यू में एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो अपन को वी को मतलब सॉरी बाई को अपन को कॉन्स्टेंट मानना है, क्योंकि यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। अब अपन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बाई को कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को यू करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टेंस टू, यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो क्यों आ रहा है, मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए बिंदु पर निकाल रखा है इसलिए यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन एफ है, यहाँ पे फंक्शन क्या है यू, तो यू एक्स, बाई को भूल जाइए, बाई का मान पीछे देखें, यू एक्स मेरी यहाँ पेन चल रहा है वहाँ पे देखिए यू एक्स माइनस यू ए का मान कितना है जीरो, कहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, जीरो पे निकालना, जीरो पे, ए का मान कितना है जीरो। तो देखिए और बाई क्या है, बाई कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है बाई पीछे आता है तो ये बाई का मान है जीरो और जीरो। तो बाई कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट कितना है ओरिजिन पर, कितना है ओरिजिन पर जीरो, तो जीरो जीरो कर दिया, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, ए की जगह पे जीरो। सभी की समझ में आ गया बिल्कुल।
समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे लौटा के देख सकते हैं आप, पहले भी करा चुका हूँ मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो डेल यू अपन डेल एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस जीरो। देखिए एक्स अपन एक्स जीरो को मान निकालेंगे और एक्स जीरो जीरो को निकालेंगे, तो देखिए यू और यू का मान निकालेंगे, यू मान रख दीजिए। देखिए यू निकल रखा है अपन ने, यू एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे जीरो। देखिए वाई की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो, तो एक्स क्यू अपन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? एक्स क्यू अपन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे एक एक्स बचेगी, तो यू एक्स वाई का मान आ गया एक्स। ठीक है ना, और जीरो जीरो निकालेंगे तो जीरो जीरो पूरा मान जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मान रखने अपन ने निकाला, इसका मान आ गया एक्स माइनस जीरो, इसका जीरो हो गया, इसका जीरो, तो एक्स एक्स कट के एक आ जाएगा, लिमिट हट जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे तो वही सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा ना अपना, यहाँ पे बाई आएगा। देखिए यू बाई माइनस यू ए, यू एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो यू बाई माइनस यू ए की जगह पे जीरो और बाई की जगह पे बाई और एक्स बाई माइनस जीरो। इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है ना, इसमें समझ में आ रही है सभी में। यहाँ पे बाई के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, डेरिवेटिव बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, ओपन ने पहले किया था एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बाई में फंक्शन क्या है? फंक्शन तो यू है, लेकिन बाई को बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक्स पहले आता है तो एक्स पहले जीरो जीरो लिख दिया। क्यों लिख दिया? और ये यहाँ पे कांस्टेंट का मान कितना है? जीरो जीरो, तो जीरो जीरो लिख दिया। अब देखिए जीरो यू जीरो बाई यू जीरो जीरो, दोनों का मान निकालते हैं। देखिए क्या आएगा? यू जीरो बाई, तो एक्स की जगह पे जीरो रखना है, जीरो जीरो रख दिया। बाई की जगह पे बाई रखनी है, तो माइनस बाई क्यू बचेगी और नीचे बाई स्क्वायर, तो ये कट जाएगी, तो क्या आएगा? बचेगी माइनस बाई बचेगा, और जीरो जीरो का मान निकालेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए माइनस बाई माइनस जीरो, जीरो माइनस वन, तो इसका आ जाएगा माइनस वन। ठीक है ना, और डेल बी इसी प्रकार डेल बी अपन डेल एक्स निकालेंगे, क्यों? चारों निकालने अपन को, जब भी तो कोसी रीमान समीकरण को चेक करेंगे अपन चारों डेरिवेटिव निकालने के बाद। तो वी का निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, इसका भी एक आ जाएगा, और वाई की रेस्पेक्ट निकालेंगे तो इसका एक आ जाएगा। आने के बाद अपन डेल यू अपन डेल एक्स डेल बी अपन डेल वाई चेक करेंगे, तो ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। बराबर आने पर अपन क्या कर देंगे? अतः मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं। तो कोसी रीमान समीकरण अपनी क्या हो गई? संतुष्ट हो गई। आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है अपन को? एफ डैश जीरो। अब क्या निकालेंगे? तीन चीज निकालनी है अपन को। पहले अपन ने क्या दिखा दिया? संतत दिखा दिया। दूसरी मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करा दी। अब एफ डैश जेड का देखते हैं विद्वान है या नहीं। ठीक है ना, तो देखिए एफ डैश जीरो विद्वान कब होगा? जब लिमिट विद्वान होगी। ये फॉर्मूला होता है ना एफ डैश जीरो का, जीरो पर। अगर लिमिट विद्वान कब होगी? लिमिट विद्वान कब होगी? तो जेड जीरो की ओर किसी पथ से आए, मान आना चाहिए समान। समान मतलब अद्वितीय आना चाहिए। अगर अद्वितीय आता है तो एग्जिस्ट करेगी इसकी लिमिट, अदरवाइज नहीं करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, और एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश जीरो मतलब यहाँ पे तो फलन अवकलनीय होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये मान रख दिया, एक्स की जगह पर रख दिया। इसका मतलब जेड टेंस टू जीरो है, तो मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। नीचे बचेगा जेड, तो जेड हो गया जीरो। एफ ऑफ जेड का ये तो जीरो मान है, इसका जीरो रख देंगे। एफ ऑफ जेड का मान रख दिया जी पूरा उठा के इधर से पीछे से। ठीक है ना, ये दिया है अपनों क्वेश्चन में। अब जेड, अब देखिए अपन ने फटरकाए, अपन ने क्या फटरकाए? ये बाई बराबर एम एक्स पाथ फटरकाए अपन ने। एक्स सच होता है सबसे बढ़िया बेस्ट, और बाई अक्ष होता है। लेकिन बाई बराबर एम एक्स पाथ में सभी दोनों आ जाते हैं, एक्स अक्ष भी आता है और बाई अक्ष भी आ जाता है। क्यों? कि एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा चेंज करते जाएंगे तो पथ चेंज होता जाएगा, और पथ चेंज होता जाएगा तो इसमें एक्स अक्ष भी आ जाएगा और बाई अक्ष भी आ जाएगा। तो ये एक व्यापक फॉर्मूला है, मतलब व्यापक पथ है, तो इसको अपन यूज लेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अपन ने बाई की जगह पर क्या रख दिया? एम एक्स रख दिया। तो देखिए बाई की लिमिट हट जाएगी, क्यों? बाई वाले पद सारे गायब हो जाएंगे इसमें से। तो देखिए ये रख दिया, क्यू है यहाँ पे, तो दोनों का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एम एक्स रख दिया। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेके एक्स क्यू कॉमन आ रही है, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगी कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, और यहाँ से एक्स आ जाएगी। तो देखो एक्स क्यू है, सॉरी एक्स क्यू
ऊपर क्या है एक्स क्यूब, नीचे से देखिए एक्स उसका यहाँ से कॉमन आ जाएगी, वो एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगी, तो तीनों कट जाएंगी, तो पूरा एम में डिपेंड हो जाएगा, एम पर डिपेंड आ जाएगा पूरा मान। लिमिट एक्स की रखेंगे अट जाएगी ये, क्यों एक्स वाला पता रहा नहीं इसमें कोई भी। तो देखिए एफ डैश जीरो बराबर क्या आ गया, एम पर निर्भर आ गया, एम पर निर्भर आ गया मतलब लिमिट एम पर निर्भर कर रही है इसकी, मतलब एम का मान चेंज करेंगे, मतलब थीटा का मान चेंज करेंगे, थीटा का मान चेंज करेंगे, यानी एम बराबर टेन थीटा होता है, थीटा चेंज करेंगे तो मतलब पथ चेंज होगा, और पथ चेंज होगा मतलब एम का मान चेंज होगा तो पथ चेंज होगा, और पथ चेंज यानी मार्ग चेंज होगा, और मार्ग चेंज होगा तो इसकी मान अलग अलग आएंगे, तो मतलब एफ डैश मान विद्यमान नहीं है। देखिए क्योंकि सीमा का मान एम पर निर्भर कर रहा है, किस पर कर रहा है, एम पर निर्भर कर रहा है, अर्थात पथ पर निर्भर कर रहा है, अतः यह सीमा विद्यमान नहीं है, अतः एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं है। सभी की समझ में आ गया? जिन बच्चों की समझ में नहीं आया हो तो वे कमेंट कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 3.10.9। प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 10 कब, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो। वही सेम टू सेम सवाल है देखिए। तथा मूल बिंदु पर एफ ऑफ जेड, मूल बिंदु पर क्या है, फंक्शन का मान जीरो, मतलब जेड बराबर जीरो पर जेड एफ ऑफ जेड बराबर जीरो पर विश्लेषक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन में अपन ने, इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने तीन चीज निकाली थी। क्या निकाली थी? अपन ने एफ ऑफ जेड को क्या किया था, एफ ऑफ जेड को संतत दिखाया था, ठीक है। दूसरी बात कौशी रीमान समीकरण मतलब सी आर, देखिए पेन चेंज कर रहा हूँ, रुकिए। देखिए एक तो दिखाया था अपन ने एफ जेड बराबर संतत दिखाया था, और दिखाया था सी आर इक्वेशन। सी आर मतलब कौशी रीमान समीकरण को जीरो जीरो मतलब मूल बिंदु पर सेटिस्फाई कराई थी। और क्या दिखाया था एफ डैश जीरो विद्यमान है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये तीनों निकाले थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए इस क्वेश्चन में ओनली दो शर्तें, एक संतत वाला पार्ट नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, सी आर इक्वेशन मूल बिंदु को सेटिस्फाई कराइए, और एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, विद्यमान दिखाइए विद्यमान है या नहीं है। विद्यमान है या नहीं है मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव मौजूद होगा। अगर मूल बिंदु पर डेरिवेटिव मौजूद होगा फंक्शन का, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अवकलनीय होगा। तो वही बात है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब जेड नॉट इक्वल टू है तो फंक्शन दिया है, तथा मूल बिंदु फंक्शन का मान जीरो है। मूल बिंदु क्या होता है, जेड बराबर जीरो होता है। जेड बराबर जीरो मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगी तो मूल बिंदु बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ जेड बराबर जीरो मूल बिंदु पर ये एफ ऑफ जेड बराबर फंक्शन का मान जीरो है, पर विश्लेषक नहीं है। क्या कह रहा है, मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। वही बात है, तो अपन को पहले दिखाना है इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। डेरिवेटिव मौजूद होगा तो फलन अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो फलन विश्लेषक होगा। वही बात है। तो चलिए देखते हैं। फलन बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई फंक्शन जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो है। कब, जब जेड बराबर जीरो के बराबर नहीं है। जब जेड बराबर जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन का मान ये है, और जेड बराबर जीरो है तो फंक्शन का मान जीरो। तो देखिए इसको, इसी पार्ट को अपन ने अलग अलग किया, आयोटा वाले पार्ट को अलग कर दिया और रियल पार्ट को अलग कर दिया जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको शर्त लिखनी है, ध्यान रखना है आपको। कहीं ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फंक्शन का मान जीरो कब नहीं है, जब जेड बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब जेड बराबर जीरो है तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये शर्त आपको साथ ही साथ लिखते चलना है। यहाँ पे फंक्शन लिखना है या यू और वी लिखनी है। तो देखिए जहाँ पे यू एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 प्लस 10 हो जाएगा, और वी बराबर ये हो गया काल्पनिक वाला भाग वेन कब जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन जब जेड बराबर जीरो है तो क्या है, यू भी जीरो है और वी भी जीरो है। फंक्शन देखिए फंक्शन जीरो कब है, फंक्शन जीरो कब है, जेड बराबर जीरो पर एफ ऑफ जेड बराबर जीरो है। जेड बराबर जीरो कहें तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब फंक्शन जीरो है। फंक्शन जीरो कब होता है, फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है।
यू प्लस आयोटा वी क्या होता है, एफ ऑफ जेड जीरो कब होगा, तब यू भी जीरो होगा, वी भी जीरो होगा। और यू क्या होता है, एक्स वाई बराबर जीरो, वी एक्स वाई बराबर जीरो। और जहाँ एक्स और वाई की जगह पे भी जीरो जीरो रख सकते हैं अपन, क्यों, एक्स वाई जेड बराबर जीरो है तो एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो इसको लिख सकते हैं वी जीरो कॉमा जीरो बराबर जीरो और यू एक मिनट रुकिए, पेन चेंज करता हूँ। देखिए यू कब जीरो होगा, जीरो जीरो पर जीरो होगा, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, ठीक है। तो वी देर लिख रखा है, देखिए यू एक्स वाई बराबर जीरो और वी एक्स वाई जीरो कब, जब जेड बराबर जीरो है, और एक्स वाई जीरो मतलब जेड बराबर जीरो तो मतलब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एट ओरिजिन पर जीरो जीरो पर देखेंगे, वी निकालेंगे। कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करने के लिए चारों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे अपन को पार्शियली चारों डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए डेल यू अपन डेल एक्स का मान निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए यू एक्स माइनस यू ए अपॉन एक्स माइनस ए, और बाई कॉन्स्टेंट ओरिजिन पर जीरो जीरो, कॉन्स्टेंट कितनी है जीरो जीरो, तो मान रख देंगे यू एक्स वाई। तो देखिए यू एक्स जीरो का निकाल लेंगे, एक्स जीरो यू एक्स जीरो का मान निकालेंगे, तो देखिए यू एक्स जीरो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जीरो रखेंगे बाई की जगह, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए यू भी जीरो ए भी जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो जीरो। इसी प्रकार तुम से चेक करेंगे तो सभी जीरो जीरो निकलेंगे। तो देखिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली डेल यू अपन डेल वाई बराबर जीरो, डेल वी अपन डेल एक्स बराबर जीरो और डेल वी अपन डेल वाई बराबर जीरो। निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा, अपना थ्योरम क्वेश्चन मतलब सही लंबा नहीं कटेंगे। तो डेल यू अपन डेल एक्स बराबर डेल वी अपन डेल वाई और डेल यू अपन डेल वाई बराबर माइनस डेल यू अपन डेल सेटिस्फाई होगी जीरो जीरो, अगर माइनस जीरो और जीरो एक ही बात होती है। अतः मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर दी। अब देखना है अपन को, क्या देखना है, दो दे रखे हैं इसमें दो चीज निकालने के लिए। एक तो कह रखा है मूल बिंदु पर फंक्शन क्या है, विश्लेषक नहीं है, जबकि मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए अपन ने विश्लेषक तो दिखा दिया इसको, तो देखिए अपन को क्या निकालना है, अपन को अब निकालना है अपन को एफ डैश जीरो, विश्लेषक नहीं है, इसका मतलब क्या है, अवकलन नहीं होगा वो फलन, मतलब इसका एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं है। तो अपन निकालते हैं एफ डैश जीरो, देखते हैं अगर एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं है तो बोल देंगे फलन अवकलन नहीं है, और अवकलन नहीं होगा तो फलन विश्लेषक नहीं होगा। तो चलिए अपन को देखते हैं एफ डैश जीरो निकालते हैं। एक मिनट रुकिए, क्वालिटी को थोड़ी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एफ डैश जेड निकालने के लिए फॉर्मूला अपन को पता है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपन जेड माइनस जीरो। अब देखिए एफ डैश जेड अपन को निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर विद्वान होगा तो बोल देंगे एफ डैश जेड विद्वान है, मतलब अवकलनीय है फलन, अवकलनीय है तो विश्लेषक होगा। लेकिन उसमें क्या दिया है, विश्लेषक नहीं है, तो इसका मतलब अलग अलग पद से मान जाएंगे और लिमिट का मान अलग अलग आना चाहिए, मतलब ये विद्वान नहीं होगा। एफ डैश मतलब क्या है, विद्वान नहीं होगा। विद्वान कब नहीं होगा, जब लिमिट विद्वान नहीं होगी, और लिमिट कब विद्वान नहीं होगी, जब अलग अलग पद लेंगे अपन और अलग अलग पद से अलग अलग मान आ जाएगा, तो बोल देंगे लिमिट विद्वान नहीं है, यानी कि एफ डैश जीरो विद्वान नहीं है और एफ डैश जीरो विद्वान नहीं है, तो मतलब फलन अवकलन नहीं है, और अवकलनीय फलन विश्लेषक नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लिमिट इसको अलग अलग दिया, एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, वन अपॉन जेड का मान रख दिया जीरो, एफ जेड फलन का मान रख दिया एफ ऑफ जेड का मान, और एफ ऑफ जीरो का फलन का मान कितना जीरो। तो चलिए ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई की पावर 10। अब देखते हैं पहला पद लेते हैं अपन, वाई बराबर एम एक्स पद, जेड टेंस टू जीरो अलोंग वाई बराबर एम एक्स पाथ, एम एक्स पाथ के अलोंग जाएंगे तो देखिए क्या होगा, एम एक्स पथ के अलोंग जाएंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, सॉरी वाई की जगह पर क्या रख देंगे, एम एक्स रख देंगे। तो देखिए वाई की जगह पे एम एक्स रख दिया तो ये पावर होगी उसकी, ठीक है। अब वाई हट जाएगा, क्यों, वाई वाला पद क्या हुआ, गायब हो गया इसमें से। तो देखिए
और उसमें से काट के ऊपर नीचे से काट के ये सोल्व करके ये आ गया अपना। अब देखिए जेड एक्स का मान 0 रखेंगे तो एक पूरा 0 हो जाएगा, एक्स का मान 0 रखने पर 0 हो गया। लिमिट कब रखते हैं? जब हर 0 ना हो। तो देखिए जहाँ पे हर 0 नहीं हो रहा है, एक्स का मान 0 रखें तो 1 बच रहा है नीचे, तो मतलब 0 लिमिट लगा सकते हैं अपन। तो देखिए 0 लगा दिया तो मतलब एक पद से गए अपन। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश 0 का मान आ गया 0, यानी कि एम पर निर्भर नहीं कर रहा है, एम पर निर्भर नहीं कर रहा है मतलब पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। अपन को अभी एक पथ से जाने पर ये पता चला है कि थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा। तो अब दूसरे पथ से देखेंगे, अभी तो इससे 0 निकला है। अगर यहाँ पे एम पर निर्भर होता तो बोल देते हैं कि अलग अलग पथों से अलग अलग मान आएगा, लेकिन अपन तो यहाँ पे 0 आ गया, तो अब दूसरा पथ देखना लेना पड़ेगा अपन को। तो देखिए अपन को दूसरा पथ कौन सा लिया, जेड टेंस टू 0 अलोंग एक्स स्क्वायर बराबर बाई की पावर 5 पथ। इस पथ से जाते हैं अपन, पथ मतलब कर्व है, कोई भी कर्व है। अब देखिए अपन ने, मैंने बताए थे आपको सबसे बढ़िया रास्ते एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश, लेकिन उसके बाद अपन ने ले लिया वाई बराबर एम एक्स पथ, बिल्कुल ले लिया। वाई बराबर एम एक्स पथ में क्या आता है, एक्स भी आता है और वाई भी आता है। लेकिन अब ये तीसरा पथ कौन सा आ गया, ये तीसरा पथ, पहली बात तो ये कि तीसरा पथ जी क्यों लिया, और दूसरी बात ये 0 से गुजरता है या नहीं। तो देखिए इसको मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 सेटिस्फाई कराइए, एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 0 आ गया, तो मतलब मूल बिंदु से जा रहा है। ओपन को मतलब है कि मूल बिंदु से जाना चाहिए वक्र। अब कोई सा भी कर्व होना चाहिए, मूल बिंदु से जाना चाहिए। अब ये कर्व क्यों लिया, बाई एक्स स्क्वायर बराबर बाई की पावर 5, और भी कुछ ले सकते हैं जैसे एक्स की पावर क्यू बराबर ये अभी आपको पता चलेगा क्यों लिया है, ठीक है, अभी बताऊंगा किस लिए। तो देखिए एफ इसको रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह बाई की पावर 5 रख दिया, वहाँ पे कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया अपन ने। देखिए बाई की एक्स स्क्वायर की जगह बाई की पावर 5, जहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है तो डबल हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रख दिया अपन ने मान 10 हो गया, कॉमन लेके कट गया तो 1/2 आ गया और 1/2। तो देखिए जहाँ पे 0 जहाँ पे 1/2, अलग अलग दोनों स्थिति में अलग अलग मान आ गया। अब सर अब आप बोल रहे होंगे कि ये पथ क्यों लिया, तो देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ तो ध्यान रखना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कैसे कि देखिए अगर एक्स स्क्वायर की जगह पर अपन बाई की पावर 5 रखते हैं तो देखिए 5 मिलकर 10 बन जाएगी, और जहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी 10, बाई की पावर 10 हो जाएगी, 10 कॉमन लेके ऊपर से 10 कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट भाग बचेगा। तो यहाँ तो आपको कॉमन सेंस लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ अदरवाइज आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पर ऐसा पता लेना है अपन को जो 0 से गुजर रहा हो। ये इस चित्र नहीं बनाना है, ये तो समझने के लिए वैसे बना दिया 0, कोई भी कर्व हो सकता है जो 0 से गुजरे, लेकिन ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है, और एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं है, और फलन अवकलनीय नहीं होता है तो वो विश्लेषक भी नहीं होता है। चूंकि दोनों स्थिति में सीमा का मान अलग अलग आया है, अतः एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन एफ डैश मूल बिंदु पर जेड बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अतः फलन एफ डैश 0 मूल बिंदु पर जेड बराबर 0 पर विश्लेषक भी नहीं होगा। सभी की समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए ये फत वगैरह या कोई 1-2 क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन 1-2 ही हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कॉमन सेंस लगा के वहाँ पे किससे एक कैंसिल हो जाएगा तो उस हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3.10.11 एग्जाम्पल नंबर देख क्या कह रहा है। एफ ऑफ जेड बराबर एक्स की पावर क्यू बाई माइनस आयोटा एक्स की पावर 6 प्लस बाई की पावर स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड टेंस टू 0 जैसे किसी ध्रुवांतर रेखा पर जेड टेंस टू 0 है 0, परंतु यह सत्य नहीं है यदि जेड किसी भी मार्ग से मूल बिंदु के निकट आए, अगर अन्य पथ से निकट आए, क्या जेड बराबर 0 पर फलन विश्लेषक है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो वही है जो पहले कर किए हैं अपन ने, लास्ट क्वेश्चन ये पहला 1 और 2 किए हैं, क्वेश्चन तो वही है, पर इसकी क्या है लैंग्वेज मॉडिफाई कर दी, क्या कर दिया, लैंग्वेज को घुमा दिया, इसकी भाषा को परिवर्तन कर दिया। इसने क्या किया है क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, अलग पेज पर समझते हैं तो आपकी अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड 0 की ओर
अगर जैसे ध्रुवांतर रेखा, अगर जेड जीरो की ओर ध्रुवांतर रेखा की तरफ जो ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जा रहा है, देखिए समझ यहाँ पे देखिए, यदि जेड ध्रुवांतर रेखा की जीरो की तरफ जा रहा है, ध्रुवांतर रेखा होता है ये वाई बराबर एम एक्स पथ, ये इसको ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए मान के चलो ध्रुवांतर रेखा क्या होता है, कोई बिंदु है पी एक्स वाई, इसके कोई भी ले लिए रेंडमली, कोई भी एक पॉइंट ले लिया अपन एक्स वाई, इसको मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है ना, उसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा। इसको वाई बराबर एम एक्स बोल सकते हैं। तो एम चेंज करते आएंगे तो देखिए बिंदु यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, तो एम बराबर चेंज होता रहेगा। तो वाई बराबर एम एक्स पथ क्या है, ध्रुवांतर रेखा होती है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब जेड जीरो की ओर अगर ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जाता है तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड भी जीरो की ओर जाता है। इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर जेड ध्रुवांतर रेखा की ओर जीरो की तरफ जा रहा है ध्रुवांतर रेखा से, तो इसका मान क्या होगा, जीरो। अन्य किसी मार्ग से जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा। देखिए यही कह रहा है, दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू जीरो, जैसे किसी ध्रुवांतर रेखा पर जेड टेंस टू जीरो। परंतु यह सत्य नहीं है यदि जेड किसी भी अन्य मार्ग से या किसी भी मार्ग से इस मूल बिंदु की निकट आए। ये सत्य नहीं है अगर अन्य मार्गों से जाए तो मतलब जीरो। इसका मान ये तो सत्य है जब ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जाए, तब जेड ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जीरो की तरफ जाए तब तो इसका मान जीरो है, अन्य मार्गों से इसका मान जीरो नहीं आएगा। और दूसरी बात, जेड बराबर जीरो पर विश्लेषण के परिणाम को ज्ञात करना है। तो सभी की समझ में आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर दी है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि जेड ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जा रहा है जीरो की तरफ तो इस फलन का मान जीरो होगा, अन्य किसी मार्ग से सत्य नहीं है, अन्य किसी मार्ग से सत्य नहीं है मानी, इसका मान जीरो नहीं होगा। और जेड बराबर जीरो पर अपन को विश्लेषण का फलन ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं, चलो। अपन को दिया है फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर, फंक्शन दे दिया जेड नॉट इक्वल टू जीरो है और एफ ऑफ जीरो जेड बराबर जीरो पर एफ ऑफ जीरो है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अपन ने क्या दिया, देखिए इसका मान जब जेड जीरो की ओर, इस पर लिमिट लगा दिया अपन ने, लिमिट लगा दिया। देखिए जब जीरो की तरफ जा रहा है इस फलन को, देखिए ये फलन वही फलन है अपन ने वाल लिया था, समझा था। इस फलन पे अगर जेड जीरो की ओर जा रहा है तो इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। चेक करते हैं जीरो आता है कि नहीं। लिमिट जेड टेंस टू जीरो, अगर ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जा रहा है तो देखिए लिमिट एक्स अलग कर दिया, बाई अलग कर दिया, वन अपॉन एक्स इसका फंक्शन मान रख दिया, एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन का मान जीरो। ये तो समझ में आ गया होगा, मान रख दिया है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, ओपन को देखना है इस फलन का मान जीरो कब है, बाई बराबर एम एक्स पथ के ध्रुवांतर रेखा पर इसका जीरो आता है कि नहीं। दूसरी बात, इसके अलावा दूसरा पथ लेंगे, उस पर देखते हैं उसका मान क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट लगाते हैं अपन ने। देखिए यदि जेड टेंस टू जीरो, रेडियस वेक्टर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवांतर रेखा को पोलर लाइन बोल सकते हैं अपन, पोलर लाइन भी बोल सकते हैं या रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, बाई बराबर एम एक्स पथ। तो देखिए एम एक्स पथ के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो बाई की बराबर एम एक्स रख दिए अपन ने इसमें, बाई की जगह पे एम एक्स, बाई की जगह पे एम एक्स और बाई की जगह पे एम एक्स। तो एम एक्स ले लिए अपन ने, इसमें से एक्स कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ से एक्स क्यू है, एक एक्स से रही, एक इधर से लेंगे तो एक्स की पावर 5 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ से, तो देखिए दो कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर बच जाएगी, ठीक है। एक्स क्यू कट जाएगी, एक्स स्क्वायर बच जाएगी। अब देखिए इसमें जीरो लिमिट लगाएंगे तो इससे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ये बाई देखिए एक्स जेड टेंस टू जीरो का मतलब एक्स भी जीरो बाई भी जीरो, तो बाई तो उठ जाएगी, क्यों, एक्स में कन्वर्ट हो गया पूरा फंक्शन, तो एक्स हमारा रख देंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब क्या है, ये सिद्ध कर दिया अपन ने कि यदि ध्रुवांतर रेखा के अलोंग जाते हैं तो फंक्शन का मान जीरो है, बिल्कुल है। अब दूसरी पत्ते देखते हैं, कोई सा ही पता ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बाई बराबर एम एक्स पता लिया। अब सर आप बोल रहे होंगे कि ये क्यों ले लिया, सोच रहे होंगे ना। तो देखिए अपन ने कॉमन सेंस लगाया, क्या कॉमन सेंस लगाया, देखिए ओपन ने कॉमन सेंस लगाया है। देखिए यहाँ पे देखिए यदि बाई बराबर में बाई बराबर ले लूँ एक, बाई बराबर एक्स की पावर क्यू, एक्स क्यू, बाई बराबर एक्स क्यू ले लूँ तो देखिए बाई की पावर 3 हो जाएगी, 3 और 2 5, एक यहाँ से कॉमन आ जाएगी तो क्या आएगा, 6 हो जाएगी, और 6 नीचे यहाँ पे भी 6 हो जाएगी, तो 6 से कैंसिल हो जाएगी। आज समझ में, एक्स कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए बाई बराबर एक्स क्यू, पाथ चलते हैं,
तो लिमिट z टेंड्स टू 0, अपन ने x की y की जगह पे x क्यू रख दी अपन ने, और ऊपर से कॉमन ले लिए 6, तो ये होगी, और इधर से कॉमन लिए x तो 7 हो गई। और देखिए यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने x और 6 ये, तो 7 कैंसिल हो गई। तो देखिए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर लिमिट लगाया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, ये तो 1 आ गया इसका। और यहाँ पे देखें तो माइनस -i/2 आ गया। इसका मान कितना आ गया? -i/2। तो देखिए दोनों स्थिति में अपना मान क्या क्या आ गया? अलग अलग आ गया। f' का मान दोनों स्थिति में अलग अलग आ गया, अपन ने प्रूव कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ध्रुवांतर लेकर के अलोंग इसका 0 प्रूव कर दिया। और दूसरी बात, अन्य पथ ले लिया, उसके अलोंग दूसरा ले लिया, सत्य नहीं है। कहा था ना कि ध्रुवांतर रेखा के अलोंग तो फलन का मान 0 है, अन्यथा सत्य नहीं है। तो अब सत्य नहीं है, वो सही बात है। अदर पथ से आएंगे तो अपन 0 मान नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपन को दूसरी बात क्या सिद्ध करना है। अपन को देखिए अपन को क्या दूसरी बात क्या करना है कि z/0 पर फलन को विश्लेषक दिखाना है। z/0 पर फलन का विश्लेषक है या नहीं है वो दिखाना है अपन को। तो देखिए इसका डिफरेंशियल का मान किस पर निर्भर कर रहा है? पथ पर निर्भर कर रहा है। पथ पर निर्भर कर रहा है ना अपन, उस पथ से ध्रुवांतर रेखा क्या लूंगा, तो क्या मान आया था अपना 0। और x बराबर y बराबर एक्स क्यू पथ से गए थे, एक्स क्यू पथ से गए तो मान आया था अपना -i/2। तो मतलब इस डेरिवेटिव का मान f' का मान पथ पर निर्भर कर रहा है, का मान पथ पर निर्भर करता है। तो पथ पर निर्भर कर रहा है तो मतलब क्या है? f' विद्यमान नहीं है, मतलब f' विद्यमान नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? f' विद्यमान नहीं है, अलग अलग रास्तों से अलग अलग मान आ रहा है इसका। तो अतः फलन f और z बिंदु z/0 पर अवकलन नहीं है। अपन को पता है जब डेरिवेटिव मौजूद होता है तब अवकलन नहीं होता है, अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो z/0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, और अतः फलन अवकलनीय नहीं है तो z/0 पर विश्लेषक भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर फलन अवकलनीय नहीं होगा तो विश्लेषक भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 3.8.2। अपन ने एक क्वेश्चन में काम ली थी कि प्रत्येक विश्लेषक फलन प्रसमादि फलन होता है। ये अपन ने एक क्वेश्चन उसमें किसमें दी थी? मिल थॉम्सन में ली थी शायद तक। मिल थॉम्सन में अपन ने उसका डेरिवेशन किया था, तो उसमें यू ली थी अपन ने, सीधी यू लिया था कि कोई भी विश्लेषक फलन है तो उसके u और v दोनों ही प्रसमादि फलन होते हैं। देखिए क्या करें थ्योरम का स्टूडेंट पढ़ते हैं अपन। यदि प्रांत D में f(z) बराबर uxy प्लस आयोटा vxy एक विश्लेषक फलन हो, तब uxy तथा vxy प्रांत D में प्रसमादि फलन होंगे। कहने का मतलब क्या कह रहा है? यदि फलन विश्लेषक है फलन, तो उसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट प्रसमादि फलन होंगे। प्रसमादि फलन होंगे मतलब वे संतत होंगे और वे लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे। प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज संतत होंगे। तो देखिए अपन कैसे सिद्ध करेंगे अपन इसको। सबको समझ में आ गया स्टेटमेंट? यदि प्रांत D में f(z) uxy प्लस आयोटा vxy एक विश्लेषक फलन हो, तब uxy तथा vxy प्रांत D में प्रसमादि फलन होंगे। ये अपन को सिद्ध करना है, मतलब फलन विश्लेषक दिया है, प्रसमादि दिखाना है अपन को, ठीक है। तो प्रसमादि कैसे करेंगे? विश्लेषक मान लें, फलन को क्या करेंगे? विश्लेषक मानेंगे और प्रसमादि दिखाएंगे। प्रसमादि क्या होता है? प्रसमादि फलन प्रूफ कब करेंगे? तो पहले डेफिनेशन पता हो। डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कोई भी फलन होता है, कोई फलन होता है uxy, प्रसमादि कब कहलाता है? ये तो खुद uxy और इसके प्रथम 2 कोटि आंशिक अवकलज, मतलब डेल u अपन डेल एक्स, डेल u अपन डेल वाई, डेल u अपन डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर और डेल u स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर। मतलब ये पांचों के पांचों प्रांत D में सतत हो और क्या करें? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। लाप्लास समीकरण क्या होता है? डेल स्क्वायर u अपन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण को मतलब पहली बात तो संतत हो, प्रथम 2 कोटि आंशिक अवकलज और स्वयं उसके अलावा लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे तो वो प्रसमादि फलन होता है। तो देखिए अपन को यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? D दिया है, मतलब सॉरी f(z) दिया है, तो u को और v को दोनों को क्या करेंगे? अपन सिद्ध करेंगे। तो u को देखेंगे ये संतत है या नहीं है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आगे आने वाली है, उसका यूज करेंगे इसमें। देखिए कोई भी विश्लेषक फलन है
तो आपको याद रखना है, इसे आगे पढ़ेंगे। देखिए ये नोट लगा के लिख रखा है अपन ने यहाँ कोष्टक में, इस प्रमेय को आगे पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट है, इसकी यूज है। तो देखिए कोई भी फलन अगर विश्लेषक फलन है, क्या है, विश्लेषक फलन है, तो देखिए उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के, प्रथम दो कोटि के नहीं, प्रत्येक कोटि के, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स क्यू, मतलब प्रत्येक कोटि की आंशिक अवकलज सतत होते हैं। अपन को ध्यान का रखना है। देखिए कोई भी फलन विश्लेषक है, कोई फलन विश्लेषक है तो उसका प्रत्येक कोटि का आंशिक अवकलज सतत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रांत डी में यदि कोई फलन प्रांत डी में विश्लेषक है तो उसका प्रत्येक कोटि का आंशिक अवकलज प्रांत डी में सतत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन को विश्लेषक मान लेते हैं। माना एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषक फलन है, ठीक है। अब इस थ्योरम का ये आपको ध्यान रखना है। अतः यू तथा वी के प्रत्येक कोटि का आंशिक अवकलज प्रांत डी में सतत है, ये अपना स्टेटमेंट है, ये थ्योरम से लिया है। इसको आगे पढ़ेंगे अपन, आगे शायद तक नहीं पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखनी है। एक यूनिट तैयार करेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, ये शायद तक तीसरी या चौथी यूनिट में, 8वें चैप्टर में। तो अब देखिए आपको याद रखना है, यदि कोई विश्लेषक फलन है तो उसके प्रत्येक कोटि का आंशिक अवकलज सतत होता है। तो देखिए अपन ने पहली कंडीशन क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, यू और वी सतत कर दिए। अगर ये सतत है तो इसके ये सतत कब होता है, जब यू और वी सतत हो, तो ये सतत, तो ये भी सतत, तो ये भी सतत हो गया। इसके प्रत्येक कोटि की आंशिक अवकलज, यहाँ पे तो दो कोटि की चाहिए, क्या चाहिए, दो कोटि का आंशिक अवकलज सतत होनी चाहिए, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, प्रत्येक कोटि का आंशिक अवकलज को सतत बना दिया थ्योरम के स्टेटमेंट से, ठीक है ना। ठीक है, अपन क्या करेंगे अब दूसरी बात, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे यू और वी। तो देखिए एफ ऑफ जोड़े यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषक है। विश्लेषक है, विश्लेषक के लिए कौशी रीमान समीकरण आवश्यक शर्त होती हैं। यदि फलन विश्लेषक है तो वह कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखिए CR इक्वेशन लगा सकते हैं, अपन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लाप्लास समीकरण को और संतुष्ट कराएंगे, उसके बाद सतत दिखा दिया और लाप्लास समीकरण दिखा देंगे तो अपना हो जाएगा क्या, थ्योरम प्रूफ। यदि कोई फलन विश्लेषक है तो उसके तब यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई प्रसमादि फलन होते हैं, ठीक है। तो प्रसमादि फलन अपन सिद्ध कर रहे हैं ना, तो प्रसतत तो दिखा दिया अपन ने, कंटिन्यूस तो दिखा दिया अपन ने यू और वी। अब अपन दिखाने वाले हैं लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कराने वाले हैं। तो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कराएंगे, देख कैसे कराएंगे, क्योंकि अपन ने मान रखा है प्रांत डी में विश्लेषक फलन है, एफ ऑफ जेड विश्लेषक फलन है, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है विश्लेषक फलन किसी फलन के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए CR इक्वेशन से डेल यू अपन डेल एक्स बराबर डेल वी अपन डेल वाई, दूसरी ये होती है फर्स्ट सेकंड। अब देखिए अपन को डेल यू अपन डेल एक्स उसका निकालना, इसका डबल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करना है अपन को, जिससे कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। तो देखिए इसका एक बार अवकलन कर दिया जहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरे का वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया। देखिए ये वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए LHS भाग को LHS में जोड़ दिया, LHS भाग को LHS में जोड़ दिया, और RHS को RHS में जोड़ दिया, ठीक है। अब वी नो डॉट हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं अपन ने सेकंड फर्स्ट ईयर में पढ़ाए, पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ाए अपन ने, क्या पढ़ रखा है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी हो, पहले अगर वाई के रेस्पेक्ट में और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर इधर एक्स के रेस्पेक्ट में पहले हो और वाई के रेस्पेक्ट में बाद में हो तो बराबर होती हैं। तो ये अपन जानते हैं, तो इसको लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे बराबर, ये हो जाएंगे बराबर, तो एक दूसरे से घट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा RHS में 0। देखिए लाप्लास समीकरण भी सेटिस्फाई हो गया, लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई हो गया। कंटिन्यूटी दिखाई दी अपन ने, कंटिन्यूस दिखा दिए और लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करा दिया, तो अपन की थ्योरम होगी प्रूफ। क्या हो गया, यू एक्स वाई एक प्रसमादि फलन। देखिए अभी अपन ने यू के लिए दिखाया है, इसी प्रकार वी को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अपन ने क्या लिख रखा है आगे, अतः यू एक्स वाई प्रसमादि फलन है, ठीक है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वी एक्स वाई भी प्रसमादि फलन होगा। सभी के समझ में आ गया क्या, बताइए। फिर एक बढ़िया एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग पानी पी के बैठिए और मिलते हैं 2 मिनट बाद। पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपन्यास देखिए, एक विश्लेषक फलन की एक पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं। विश्लेषक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और आवश्यक प्रतिबंध पहले पढ़ चुके थे। आवश्यक प्रतिबंध क्या हुआ करता था? आवश्यक प्रतिबंध हुआ करता था कि किसी फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध था कि वह कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। लेकिन कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे आवश्यक प्रतिबंध था, यानी कि अगर कोई फलन विश्लेषक है तो वह कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं क्यों नहीं था? कैसे नहीं था? अगर कोई फलन कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है कि वह विश्लेषक हो। पर लेकिन अपन यहाँ पे देखिए पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है पर्याप्त प्रतिबंध? फलन w बराबर एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u तथा v के आंशिक अवकलज सतत हों, सतत यानी संतत हों, और निम्न कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। अब देखिए आवश्यक प्रतिबंध था कि कोई फलन आवश्यक था, आवश्यक प्रतिबंध था कि विश्लेषक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध था कि कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। लेकिन पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? पर्याप्त प्रतिबंध है कि कोई विश्लेषक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u तथा v के आंशिक अवकलज, आंशिक मतलब डेल u अपन डेल x, डेल u अपन डेल y, आंशिक अवकलज सतत हो, संतत हो, और कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करें। तो देखिए अपन कैसे प्रूव करेंगे? डेल u अपन डेल x के आंशिक अवकलज सतत मानेंगे और कॉची-रीमान समीकरण को मान लेंगे। कॉची-रीमान समीकरण को मानेंगे और आंशिक अवकलज इसके u और v की सतत मानेंगे। तो अपन क्या दिखाएंगे? विश्लेषक फलन दिखाएंगे। वहाँ पे क्या किया था अपन ने? विश्लेषक माना था और कॉची-रीमान समीकरण निकाले थे। और यहाँ पे क्या मानेंगे? u और v को आंशिक अवकलज सतत मानेंगे और डेल और कॉची-रीमान समीकरण को मानेंगे, और क्या दिखाएंगे अपन? विश्लेषक फलन। सभी के समझ में आ गया आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होते हैं? आवश्यक है, पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त मतलब विश्लेषक है तो कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। मतलब कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहा है तो विश्लेषक होना आवश्यक नहीं है। परंतु विश्लेषक पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है? कोई फलन सतत है, u v सतत हैं और कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहा है तो वह आवश्यक पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब पर्याप्त हो गया, इससे ही वो क्या हो गया? विश्लेषक हो गया। ठीक है ना? तो विश्लेषक होने के लिए दो कंडीशन है, कॉची-रीमान समीकरण और u और v के आंशिक अवकलज सतत होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं। मान ली u और v का आंशिक अवकलज संतत मान ली अपने, तथा माना u तथा v निम्न कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दोनों कॉची-रीमान समीकरण लिख दिया, दोनों कंडीशन मान लिए। तो क्या सिद्ध करना है अपन को? तो हमें सिद्ध करना है कि फलन w बराबर एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषक है। अपन ने u और v को आंशिक सतत मान लिया, क्या मान लिया? संतत मान लिया, और कॉची-रीमान समीकरण को मान लिए। अपन को अब विश्लेषक फलन ज्ञात करना है। तो देखिए पहले अपन को इसकी माइंड में प्रोसेस मानते हैं। ये बहुत बड़ी थ्योरम है, कम से कम 10-15 मिनट होने वाली है। तो इसकी माइंड में पहले थीम बनाते हैं, क्या चक्कर है इसका, मतलब कैसे करने वाले हैं अपन प्रोसेस। तो उसको माइंड में थीम बनाने के लिए समझते हैं। पहले देखिए ओपन को क्या करना है? ओपन को दिखाना है एफ ऑफ जेड को, क्या दिखाना है? w बराबर एफ ऑफ जेड को क्या बनाना है? विश्लेषक दिखाना है। w बराबर एफ ऑफ जेड को विश्लेषक दिखाना है। ठीक है ना? तो विश्लेषक कब दिखाएंगे? कैसे होगा विश्लेषक? अगर मैं इसका डेरिवेटिव मौजूद हो dw अपॉन dz, यानी एफ डैश जेड, यानी कि एफ डैश जेड विद्यमान हो। अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फलन अवकलनीय होगा। डेरिवेटिव कब मौजूद है? फलन अवकलनीय होता है, और फलन अवकलनीय फलन होता है तो वो क्या होता है? विश्लेषक फलन होता है। तो अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है इस पर, dw अपॉन dz पर। पहले अपन dw अपॉन dz का डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ डैश जेड निकालना है अपन को। एफ ऑफ डैश जेड अगर विद्यमान है, मतलब ये विद्यमान है, तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे कहते हैं फलन का डेरिवेटिव मौजूद है, और डेरिवेटिव मौजूद हो तो फलन अवकलनीय है, और अवकलनीय फलन विश्लेषक होता है। ठीक है ना? तो अपन को ये इस पर काम करना है, एफ डैश जेड निकालना है अपन को, मेन चीज़ ये करना है। इससे मतलब अपना डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, डेरिवेटिव विद्यमान हो जाएगा तो बोल देंगे फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है तो फलन विश्लेषक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक बार
जो मैं करता जा रहा हूँ उसको समझते चलिए, आपको पीछे सब समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है, कैसे क्या है। एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, 2 बार 3 बार अच्छे से माइंड में बैठानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए W बराबर क्या होता है, एफ जेड बराबर, देखिए W बराबर एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई। तो इसको W बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए W बराबर क्या है, यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई है। W बराबर यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई। अगर मैं डेल में क्या निकालूँ, डिफरेंस निकालूँ, डेल में डिफरेंस निकालूंगा तो क्या होगा, यू में भी डिफरेंस होगा और वी में भी डिफरेंस होगा, मतलब रियल पार्ट में भी डिफरेंस और काल्पनिक भाग में भी डिफरेंस। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे ये क्यों निकाल रहे हैं, अभी सब समझ में आएगा, धैर्य रखिए, बस समझते चलिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपके थ्योरम कंप्लीट होने से पहले आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रोसेस की है, ठीक है ना। अब देखिए डेल यू में डिफरेंस का, अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालना है अपन को, तो इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। डेल डब्ल्यू में डिफरेंस निकालना है, तो डेल यू में डिफरेंस निकालेंगे और डेल वी में डिफरेंस निकालेंगे। डेल यू में डिफरेंस कब निकलेगा, देखिए डेल यू का एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो डेल यू में देखिए एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। घटा देंगे, डिफरेंस का मतलब ये होता है जोड़ दिए घटा दिए, तो ये जोड़ के घटा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यू में डिफरेंस समझ में आ गया, एक्स में भी जुड़ेगा वाई में जुड़ेगा और माइनस यू एक्स वाई। इसमें जहाँ पे जुड़ रहे थे बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो डिफरेंस निकल आता है ना, तो वही बात है यहाँ पे भी, तो डिफरेंस आ गया। अब देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने कोष्टकों को देखो, कोष्टकों को हटा के बिना कोष्टकों के देखिए इस लाइन को, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस की और यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, एक जोड़ दिया एक घटा दिया एक जोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई जोड़ दिया और घटा दिया। तो देखिए इसके साथ मैंने नेगेटिव वाला लिख दिया और इसके साथ मैंने पॉजिटिव वाला लिख दिया, इसको नेगेटिव है, ठीक है। सभी समझ में आ गया ये लाइन, ये जोड़ दिया मैंने यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, मैंने घटा दिया और जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। समीकरण एक दे दिया इसमें। अब देखिए अपने माध्यमान फ्रेम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में यहाँ फिर 12th में ही फट रखी है अपन ने, बिल्कुल फट रखी 12th में फट रखी है अपन ने। माध्यमान फ्रेम में क्या होती है देखिएगा, सोचिए फिर दोबारा से, याद तो कुछ होगा नहीं आपको। देखिए एफ ऑफ जेड संतत हो अंतराल ए ओ बी में, ओपन कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स यदि ओपन इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो अपन कोसी माध्यमान फ्रेम में कैसे लगाते हैं। देखिए माध्यमान फ्रेम में क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन कोष्टक एच। जहाँ एच टेंस टू जीरो होती है कब, यहाँ एप्सिलॉन जीरो होती है कब होती है, जब एच टेंस टू जीरो होती है, मतलब एच का मान जीरो नहीं दी जाएगा तो ई का मान भी जीरो हो जाएगा, एच बराबर जीरो हो जाएगा तो ई बराबर एप्सिलॉन बराबर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए माध्यमान फ्रेम एक बार और देख लीजिए। आप नोट्सों की टेंशन मत कीजिए, नोट्स आपको मैंने डाल दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लेना। आपको बीएससी मैथ क्लासेस के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से नोट्स प्राप्त कर लें। और कोई दिक्कत हो, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई कब करेंगे, दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पहली कंडीशन, ओपन इंटरवल में संतत हो, क्लोज इंटरवल में अवकलनीय हो, ठीक है, क्लोज इंटरवल में अवकलनीय हो, ओपन में संतत हो। तो देखिए ओपन यू के लिए कर रहे हैं, अप्लाई यू के लिए कर रहे हैं, तो यू क्या है, ओपन ने देखिए ऊपर मान रखा है, माना यू तथा वी के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत हैं। आंशिक अवकलज तो मतलब क्या है, देखिए डेल यू अपन डेल एक्स तथा डेल यू अपन डेल वाई संतत हैं, ये अपन ने मार रखा है पहले, ये क्या है अपन की आवश्यकता थी ना, तो ये तो मार रखी है अपन ने मान रखी है। मतलब क्या हुआ इसका, संतत हैं प्रांत डी में, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई विद्यमान है, डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई विद्यमान है, डेल यू अपन डेल आई डेल यू अपन डेल एक्स डेल वी अपन डेल वाई संतत हैं यानी कि विद्यमान है यानी कि देखिए डेरिवेटिव विद्यमान है, यानी कि डेरिवेटिव विद्यमान है तो फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया, अवकलनीय हो गया क्या, और फलन अवकलनीय प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। उपन ने मान रखा है कि u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं, मान रखा है, बिल्कुल मान रखा है, ठीक है।
यू तथा वी के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत हैं। मतलब आंशिक अवकलज ले दिए अपन ने, एक्स रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में संतत हैं प्रांत डी में। ठीक है, संतत हैं इसका मतलब क्या है, विद्यमान है। विद्यमान संतत कब होते हैं, जब एल एच एस और आर एच एस विद्यमान हो, तो मतलब ये विद्यमान है, ये विद्यमान है, मतलब डेरिवेटिव विद्यमान है इनकी, डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई विद्यमान है। तो ये डेरिवेटिव मोड विद्यमान है तो फलन डिफरेंशिएबल हो गया, और डिफरेंशिएबल फलन कंटिन्यूस होता है। समझ में आ गया सभी की में, डेरिवेटिव मौजूद फलन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फलन कंटिन्यूस होता है। सभी के समझ में आ गया क्या। ऊपर ने यू मान रखा है, यू क्या मान रखा है, यू और वी के आंशिक अवकलज, तो आदि आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, संतत हैं, संतत यानी एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट यानी विद्यमान हैं। पार्शियल डेरिवेटिव यू के पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं तो फलन क्या डेरिवेटिव हो गया, फलन डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव मौजूद डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल तो फलन संतत होता है। दोनों कंडीशन समाप्त, दोनों कंडीशन हो गई पूर्ण। तो अपन लगाते हैं माध्यमान प्रमेय। तो देखिए कैसे लगाते हैं, माध्यमान प्रमेय का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो देखिए यू एक्स प्लस वाई, यू ए प्लस एच, देखिए बाई यू, बाई में क्या है, बाई प्लस डेल वाई, बाई प्लस डेल वाई, तो बाई को भूल जाइए, बाई को भूल जाइए आप, बाई प्लस डेल वाई, बाई प्लस डेल वाई दोनों में कांस्टेंट है तो बाई को भूल जाइए। अपन को एक्स को देखना है, देखिए यू एक्स प्लस एच, एच क्या है ए प्लस एच, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू एक्स माइनस यू ए, सही है ना। देखिए देखिए मेरा जहाँ पे पेन चल रहा है वहाँ पे यू ए प्लस एच, यू ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यू ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए डेल एक्स माइनस यू एक्स, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, देखिए एफ डैश ए मतलब डेरिवेटिव है पार्शियली, यहाँ पार्शियल हो जाएगा, दो फलन है। देखिए इसको डेरिवेटिव पार्शियल लिख दिया, प्लस इसको एप्सिलॉन फर्स्ट दे दिया, एप्सिलॉन 1 डेल एक्स समीकरण 2। अब देखिए जहाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे एच टेंस टू जीरो था, जहाँ एप्सिलॉन जीरो कब था, जहाँ एप्सिलॉन 1 जीरो कब था, कब होगा, जब वेन डेल एक्स टेंस टू जीरो, जब जहाँ पे एच टेंस टू, जब एप्सिलॉन जीरो कब था, एच टेंस टू जीरो पर था, तो जहाँ पे देखिए एप्सिलॉन जीरो कब होगा, जब डेल एक्स जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है ना, समीकरण 2 दे दिया। इसी प्रकार अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यू एक्स कॉमा बाई प्लस डेल वाई। अब देखिए एक्स को भूल जाइए, यहाँ पे क्या कर दिए, एक्स को भूल जाइए। अपन क्यों निकालना है, देखिए ये मान क्यों निकालना है, देखिए इधर देखिए डेल यू को निकालना है, डेल यू को निकालना है पहले, फिर डेल वी को निकालेंगे। अभी देखिए सिंपल हो जाएगा, इसको सिमिलर करके लिख देंगे अपन। डेल अपन को डेल डब्ल्यू निकालना है, मेन चीज तो डेल डब्ल्यू है। डेल डब्ल्यू निकालने के लिए डेल यू निकालना है और डेल वी निकालना है। तो डेल यू निकालने के लिए अपन को ये निकालने पड़ेंगे, ये दोनों मान निकालने पड़ेंगे, दोनों कोष्टक के मान निकालने पड़ेंगे, तो ये मान निकालना है अपन। इसके बाद अपन डेल वी अपन सिमिलर करके लिख सकते हैं आराम से ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एक्स को यहाँ पे भूल जाइए, एक्स कांस्टेंट है, एक्स इधर भी है इधर भी एक्स है। यहाँ पे देखिए बाई प्लस डेल वाई, बाई, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए। देखिए बाई एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। तो डेल यू अपन डेल वाई माइनस प्लस, अब देखिए वहाँ पे एप्सिलॉन था, यहाँ पे नीटा 1 मान लिया, क्या मान लिया, नीटा 1 डेल वाई। अब देखिए नीटा जीरो कब होगा, जब डेल वाई जीरो होगा, वही कंडीशन लगा दी अपने यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये समीकरण 3 से मान, ये समीकरण 2 से मान, ये इसका मान और इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए ये समीकरण 1 क्या है, इसमें इसका मान और इसका मान समीकरण 1 और दूसरे में रख देते हैं। अब देखिए तो दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, समीकरण में मान रख दिया, देखिए यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो कब, जब डेल एक्स टेंस टू जीरो, और नीटा 1 टेंस टू जीरो कब, जब डेल वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। समीकरण 4 बोल दिया इसको। क्योंकि अब देखिए अपन ने क्या माना था, यहाँ पे देखिए डेल यू अपन डेल एक्स के संतत हैं, इसका मतलब क्या माना था अपन ने, देखिए यहाँ पे यू के पार्शियल, यू और वी के आंशिक अवकलज संतत हैं, तो मतलब यू के माने थे तो वी का भी तो संतत है, तो वी के लिए भी लगा सकते हैं सेम प्रोसेस, वी भी क्या होंगे, संतत होंगे और अवकल नहीं होंगे। तो डेल वी अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई भी प्रांत डी में संतत हैं।
संतत यानी विद्यमान है डेरिवेटिव विद्यमान है तो अवकलनीय, और अवकलनीय अपना संतत होते हैं। तो संतत अवकलनीय दोनों क्या हो गई, तो कंडीशन पूरी हो गई, तो अपन ये प्रमेय लगा सकते हैं, माध्यमान प्रमेय। तो अपन देखिए इसकी साथ सिमिलर करके लिख दिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 कर दिया, जहाँ बनता 2 कर दिया, डेल एक्स प्लस डेल यू था, यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस नीटा 2 डेल वाई, जहाँ पे भी एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 कब, डेल एक्स टेंस टू 0, और नीटा 2 टेंस टू 0 कब, डेल वाई टेंस टू 0। समझ में आ गया सभी के में? आप बिल्कुल ओपन माइंड से बैठिए, कति कंस्टेंट मतलब कतई ध्यान दीजिए, बिल्कुल एन कति इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रही है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मान लो मोस्ट है कि आने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 3, 4 व 5 से मान समीकरण इसमें रख देंगे, कौन सा है, डब्ल्यू बराबर यू जेड प्लस यू आर। देखिए इसमें अब यू के मान निकल आया डेल यू का, और डेल वी का मान निकल आया, अब इसमें रख देंगे डेल डब्ल्यू बराबर, देखिए तो डेल डब्ल्यू बराबर डेल यू प्लस आयोटा डेल वी, मान रख दिया दोनों के, ठीक है रख दिया। ऊपर देखिए डेल यू अपन डेल एक्स दोनों को एक साथ लिख दिया, डेल यू अपन डेल एक्स आयोटा, इधर मल्टीप्लाई आयोटा हो रहा है तो डेल यू, इससे डेल एक्स मल्टीप्लाई है तो इधर कॉमन ले लिया डेल एक्स, इधर भी डेल एक्स, इनको एक साथ लिख दिया बाई वाली टर्म को, इससे क्या हो डेल वाई, इससे भी डेल वाई, इससे भी डेल वाई, तो इससे बाई कॉमन ले लिया और आयोटा आ गया, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन को एक साथ लिख दिया, इसके साथ क्या है, अब देखिए कैलकुलेशन है इसे, तो कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ये लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें सी आर इक्वेशन लगा दी, क्या लगा दी, सी आर इक्वेशन क्या होती हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, इनको क्या कर दिया, एक्स में चेंज कर दिया, किस में कर दिया, एक्स में चेंज करना है अपन को, तो एक्स में सी आर इक्वेशन दिखा दिया, देखिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स को सीरीज समीकरण लगा दिए भाई सी आर इक्वेशन से, ठीक है, ठीक है, ये पीछे का पार्ट सेम चल रहा है। अब देखिए अपन को इसको नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2 डेल एक्स, ये इस पार्ट कांस्टेंट पार्ट को, ये भी कांस्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को मैंने नीटा मान लिया, देखिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, और नीटा बराबर नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2, इनको अलग से मान लिया, ठीक है, तो बड़ी कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। अब देखिए ये अपने कोसिरीमा समीकरण लगा दी यहाँ पे, अब देखिए माइनस को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए इसको और इसको देखिए, ये दोनों कोष्टक बराबर सेम हो गए, तो इस कोष्टक को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए क्या बचेगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई बचेगा, प्लस ये चल रहा है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ डेल जेड। अभी समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पूरी थ्योरम होने तो दो कम से कम, बिल्कुल देखते चलिए आप तो ध्यान से, डेल जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 कब, जब डेल एक्स टेंस टू 0, और ये नीटा टेंस टू 0 कब, जब डेल वाई टेंस टू 0। समीकरण 6 तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखिए ओपन को निकालना क्या है, ओपन को निकालना है डेल डब्ल्यू अपन डेल जेड, तो डेल जेड का भाग दे दिया, तो यहाँ से कट गया वो, और यहाँ पे भाग लग गया, ठीक है। अब दोनों तरफ लिमिट ले ली अपन ने, तो देखिए लिमिट इसमें तो लगेगी नहीं, क्यों, इसमें जेड वाला डेल जेड का भाग नहीं है, तो डेल जेड टेंस टू 0 लिया है, तो डेल जेड इसमें नहीं है, तो इसमें लग जाएगी, ठीक है। अवकलज के प्रथम सिद्धांत से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपन डेल एक्स होता है, 11 तो पढ़ाई अपन ने ये, तो डी वाई अपन डी जेड लिख सकते हैं। देखिए इस पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपन डी जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है, और ये आ गया, और लिमिट इस पर भी अलग लगा दी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए डेल यू अपन डेल एक्स और डेल वी अपन डेल एक्स दोनों विद्यमान हैं, अपन ने पहले ही कहा है कि ये दोनों संतत हैं, और संतत है मतलब डेल यू अपन डेल एक्स यू और वी के आंशिक अवकलज संतत हैं, संतत यानी डेल यू अपन डेल एक्स संतत है, मतलब यू और वी के आंशिक अवकलज संतत हैं, मतलब विद्यमान है, मतलब ये चीज विद्यमान है, ये कोष्टक विद्यमान है, तो मतलब ये भी विद्यमान हो जाएगा, अगर इसका मान 0 आ जाए तो, इसका मान 0 आ जाए तो ये विद्यमान हो जाएगा ना। तो इसको 0 करना है अपन को, पहले देखिए फिर समझेंगे। इसको 0 करना है तो इसको 0 कैसे करेंगे, कभी भी किसी पार्ट को 0 करना है तो उसको मोड लीजिए, उसका क्या करना है, एक माइंड में कॉन्सेप्ट रख लो, जैसे अपन ने सेकंड ईयर में रखा था, क्या रखा था, किसी भी पार्ट को थ्योरम में 0 करना हो तो उसका मोड लीजिए, मोड लेने के बाद ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, इसका मोड ले दिया मैंने, ले दिया, ठीक है, बराबर लिमिट
मोड को लिमिट के अंदर ले गया, ठीक है, अलग अलग मोड ले दिए दोनों का, इसका अलग इसका अलग। पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, देखिए x1 प्लस x2 का मोड जब प्लस में खोलते हैं तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया उसको खोलते ही, इस पूरे पे था, इसको अलग अलग करते ही ये पॉजिटिव साइन आ गया, ये पूरे पे था, यहाँ पे अलग अलग करते ही पॉजिटिव बीच में साइन लिया तो अपने ग्रेटर देन आ गया, ठीक है ना, ग्रेटर देन आ गया। अब देखिए इन दोनों को अलग अलग लिख दूंगा मैं, अलग अलग लिख देंगे, इस मोड को इस पर कॉन्स्टेंट वाले पार्ट अलग अलग लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। अब देखिए डेल एक्स लेस देन इज इक्वल टू डेल जेड, ये कैसे हुआ देखिए, इसको समझिए। मैंने लिखा जहाँ पे डेल एक्स का मोड बड़ा होता है डेल जेड से छोटा होता है। देखिए जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और मोड जेड निकालूँ तो क्या होता है, मोड जेड निकालूँ तो क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स का रूट निकालेंगे तो रूट में एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स होगा। देखिए तो देखिए इसमें तो एक्स और वाई दोनों टर्म आ रही हैं, एक्स आ रहा है और वाई भी आ रहा है, मतलब एक्स के अलावा और कुछ भी मान ऐड हो रहा है, इसमें खाली ओनली एक्स ही है, तो मतलब ये बड़ा होगा ना, बिल्कुल बड़ा होगा। अगर इस पर का वाई का मोड लिख सकता हूँ का नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए वही लिख दिए जहाँ पे ए लेस देन होगा जेड बार से, और इसको मल्टी भाग में ले जाऊँ तो इधर एक रह जाएगा, इसी प्रकार वाई अपन जेड का भी एक हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पे मैंने मान रख दिया क्या 1 डेल, अगर डेल भी डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस भी हुएगा, तो इसका मान एक एक रख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ये जीरो कब जाते हैं, जब देखिए डेल जेड टेंस टू जीरो हो रहा है, तो देखिए एक्स भी जीरो हो रहा है, डेल एक्स भी जीरो हो रहा है, और बाई डेल वाई भी जीरो हो रहा है। अब लिमिट रखेंगे कब, लिमिट रखेंगे इसकी, तो देखिए डेल एक्स टेंस टू जीरो जा रहा है तब एप्सिलॉन जीरो हो रहा है, और नीटा जीरो कब, जब डेल वाई टेंस टू जीरो। देखिए ऊपर ने यहाँ पर लिमिट देखिए, ऊपर ने यहाँ पर क्या बन रहा है, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो कब, वैन जब डेल एक्स टेंस टू जीरो, नीटा जीरो कब, जब बाई डेल वाई टेंस टू जीरो। तो लिमिट रखेंगे तो इनके मान जीरो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों के मान जीरो हो गए, लिमिट रख दी, जीरो आ गया। अब देखिए अब देखिए लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, ये मोड वाला पार्ट है। अब बताइए, आप बताइए मोड वाला पार्ट जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव वाली संख्या, तो मोड वाली संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो नेगेटिव मतलब एक लेस देन वाला साइन हट जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना बराबर समीकरण 8। अब समीकरण 8 जीरो हो गया, समीकरण 8 का मान समीकरण 7 में रखने पर देखिए यहाँ पर क्या रखा अपन ने, समीकरण 7 है, इसमें जीरो, इसका मान जीरो हो गया तो ये बचेगा ओनली। अब देखिए हो गया समीकरण अपना 7 मान रख दिया, तो ये आ गया अपना लास्ट फाइनल डी डब्ल्यू ओपन जी। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है एफ डैश जेड, एफ डैश जेड मतलब डी डब्ल्यू ओपन डी जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा डेल वी, सॉरी डी डब्ल्यू ओपन डी जेड बराबर क्या आता है, डेल यू अपन डेल एक्स आ गया प्लस आयोटा डेल वी अपन डेल एक्स आ गया। अब देखिए अब ये विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है, कैसे विद्यमान है समझिए, अच्छी तरह समझिए, जहाँ पे मेंस कॉन्सेप्ट यहीं पे है। देखिए अपन ने मान रखा है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलज सतत हैं, क्या है, सतत आंशिक अवकलज। तो देखिए आंशिक अवकलज सतत हैं, आंशिक अवकलज सतत हैं यानी कि आंशिक अवकलज विद्यमान है, आंशिक अवकलज सतत हैं यानी आंशिक अवकलज विद्यमान है, आंशिक अवकलज विद्यमान है तो मतलब डेरिवेटिव विद्यमान है, आंशिक अवकलज देखिए डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल एक्स, ये सतत हैं यानी कि ये विद्यमान है, विद्यमान है तो मतलब ये किसका है, देखिए u का डेरिवेटिव है और जी v का डेरिवेटिव एक्स रेशो है, तो मतलब डेरिवेटिव मौजूद है, और डेरिवेटिव मौजूद हैं और डेरिवेटिव मौजूद हो गई, डेरिवेटिव मौजूद हो गए तो मतलब ये पूरी फंक्शन क्या हो गया, पूरा मान विद्यमान हो गया ना, विद्यमान हो गया तो मतलब डी डब्ल्यू अपन डी जेड भी विद्यमान हो गया, तो मतलब क्या हो गया, डी डब्ल्यू डी जेड विद्यमान हो गया तो मतलब एफ डैश जेड विद्यमान हो गया, और एफ डैश जेड विद्यमान हो गया तो फलन क्या डिफरेंशिएबल हो गया, अवकलनीय हो गया, अवकलनीय फलन, अवकलनीय हो गया तो फलन क्या हो गया, विश्लेषिक हो गया। तो देखिए चूंकि डेल यू अपन डेल एक्स तथा डेल वी अपन डेल एक्स प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर समतत हैं, वन मान रखें पहले ही, अतः डब्ल्यू बराबर एफ जेड प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा,
ये विद्यमान है तो ये भी विद्यमान होगा, तो ये एफ डैश विद्यमान है, और ये विद्यमान तो एफ डैश जेड विद्यमान, और एफ डैश जेड विद्यमान तो फलन अवकलनीय, और फलन अवकलनीय तो फलन विश्लेषित। अतः डब्ल्यू बराबर एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित फलन है। सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अपनी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। आज भी 2 घंटे के लगभग समथिंग हो गया, 5-6 घंटे, 5-5.5 घंटे की अपनी यूनिट होगी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि n वास्तव हो तो प्रदर्शित कीजिए कि संभवतः r बराबर 0 के अतिरिक्त r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा विश्लेषिक फलन है, और इसका अवकलज ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि r बराबर 0 के अलावा ये फलन क्या है, विश्लेषिक है। r बराबर 0 के अलावा ये फलन क्या है, विश्लेषिक है। क्या है, विश्लेषिक है। और इसका विश्लेषक मतलब डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव मौजूद मतलब डेरिवेटिव क्या है, इसका डी है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी की में। r बराबर 0 के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु पर मतलब कोई भी वास्तु संख्या हो, n का मान वास्तु संख्या हो, वास्तु का हो, तो प्रदर्शित कीजिए संभवतः r बराबर 0 के अतिरिक्त r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा विश्लेषक फलन है। विश्लेषक फलन मतलब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और डेरिवेटिव कितना मौजूद है, ये मौजूद है। ये अपन को अवकलज निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए माना इसको सिद्ध कैसे करेंगे अपन, इसको देखिए, इसको अपन संतत दिखा दें। क्या दिखा दें, u और v के पार्ट को इसको संतत दिखा दें। इस फलन के u और v पार्ट को संतत दिखा दें। ठीक है, मतलब इसको संतत तो इसके डेरिवेटिव को संतत दिखा दें। और क्या दिखा दें, और इसके अवकलज को दिखा दें। अवकलज विद्यमान है तो बोल देंगे विश्लेषक फलन है। अभी अपन ने क्या किया था, शर्त की थी, देखिए अभी पुनः पर्याप्त शर्त की है ना विश्लेषक फलन होने के लिए। तो विश्लेषक फलन होने के लिए पर्याप्त शर्त क्या है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करे और इसके u और v के आंशिक अवकलज सतत हो। तो देखिए अपन यही करने वाले हैं। फलन क्या दे रखा है अपन को, फलन दे रखा है ये, तो इसके u और v पार्ट को देखते हैं, सतत हैं यहाँ, इसके पार्शियल डेरिवेटिव सतत हैं, और देखते हैं कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। देखिए थोड़ी सी आवाज़ आने वाली है, आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। माना डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर ये हो गया, u प्लस आयोटा v का रूप होता है w बराबर, इसको रियल पार्ट अलग कर लिया और काल्पनिक भाग अलग कर लिया। ठीक है, अब इसका r के साथ रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया और थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। डेरिवेटिव करना जानते होंगे आप, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। u का r के रिस्पेक्ट में, u का थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। अब v मतलब इमेजरी पार्ट का कर दिया r के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये फलन देखिए r बराबर 0 तथा r ग्रेट लेस देन 1। अगर देखिए n का मान, ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, पर कहाँ जीरो संतत नहीं होते, जहाँ पर r0 सतत होते हैं, कहाँ जीरो सतत होते हैं, प्रत्येक यहाँ सतत होते हैं जहाँ पे r0 ना हो। तो देखिए यहाँ पे r0 कहाँ पर हो रहा है, अगर मैं n का मान 1 से छोटा ले लूँ तो देखिए नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव पावर आएगी r की। n का मान 1 से छोटा है तो नेगेटिव पावर रह जाएगी ऊपर, नेगेटिव रह जाएगी तो r नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी तो r का मान 0 हो सकता है। तो r 0 भी नहीं हो और r का मान 1 से छोटा भी नहीं हो, तो इसके अतिरिक्त उपरोक्त चारों 1 2 3 4 उपरोक्त चारों आंशिक अवकलज सतत हैं। क्यों, अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस, सर्वत्र संतत होते हैं। ठीक है ना, तो एक सर्वत्र संतत कर दिए अपन ने, संतत हो गई। u और v ऑलरेडी संतत हैं क्यों, त्रिकोणमितीय फलन है, और इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस कर दिए। अपन अब कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट और कराते हैं। देखिए कौशी रीमान समीकरण कौन से, यहाँ पे कौन सी यूज लेंगे अपन, ध्रुवीय रूप वाले, पोलर फॉर्म वाले। क्यों, यहाँ पे सारे साइन r थीटा में फंक्शन दे रखा है। देखिए डेल u अपन डेला बराबर 1/r, डेल v अपन डेल थीटा होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड का होता है डेल u अपन डेल थीटा बराबर -r डेल v अपन डेल r। तो देखिए इन दोनों के मान रखेंगे, इन दोनों के मान रखेंगे तो दोनों के मान आएंगे बराबर, तो बराबर आएंगे तो देखिए अतः कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं। संतुष्ट हो गए, अपन ने क्या दिखा दिया, u और v के पार्शियल डेरिवेटिव संतत दिखा दिए और कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करवा दी, तो अपन क्या कह देंगे, फलन विश्लेषिक हो गया। अतः r बराबर 0 तथा r लेस देन 1 के अतिरिक्त फलन w बराबर एफ जेड बराबर r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा विश्लेषिक फलन है।
ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं जल्दी से, डेरिवेटिव कैसे मौजूद है। अब देखिए डी डब्ल्यू अपन डी जेड निकालना है अपन को, तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने डी डब्ल्यू अपन डी जेड के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, एक्स में, वाई में, आर में और थीटा में पढ़े थे क्या। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला ले लिया आर वाला, ठीक है ना, कौन सा ले लिया, आर वाला, ठीक है, देख लिया अपना फॉर्मूला आर वाला ले लिया। तो डी डब्ल्यू देखिए निकालेंगे, डब्ल्यू का मान रख देंगे, यहाँ पे डब्ल्यू का मान रख दिया, ये तो पहले ही था, इस डब्ल्यू का मान रख दिया अपन ने, ये उसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या कर दिया, इसको आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया इसका। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज आने वाला है, देखो किसी की पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस प्रकार दे रखा हो तो उसकी पावर n हो तो ये क्या हो जाती है, सीधी थीटा में आ जाती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका यूज करेंगे, देखिए इस cos थीटा को मैं माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यों लिख सकता हूँ, cos में माइनस लेते हैं तो पॉजिटिव ही होता है, cos में cos थीटा या सेक थीटा में माइनस थीटा लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए इसको नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका मान भी पॉजिटिव आएगा, और इस नेगेटिव को अंदर ले दिया, इसका नेगेटिव बाहर निकला जाता है, साइन में बाहर निकला जाता है, ठीक है, लिख दिया। ए सेम टू सेम चल रहा है, इसका डिफरेंशियल कर रहा था वो ये। अब देखिए इस अंदर वाले की जो थीटा के मल्टीप्लाई में उसको ऊपर लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इधर से इधर भी यूज करेंगे, इधर से इधर भी यूज करेंगे। देखिए एन की पावर मतलब थीटा है, थीटा की पावर माइनस मान है, इधर भी माइनस वन है, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो वही लिख दिया मैंने, माइनस ऊपर 1 लिख दिया। अब क्या कर दिया, देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आधा समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो देखिए घातें जुड़ गई, ये आर एन आर की पावर n माइनस 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, n माइनस 1 है, अब देखिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, अगर ऊपर पावर n है तो इन दोनों के थीटा में चली जाती है, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए इस थीटा को, इसको n माइनस 1 को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना हो गया डेरिवेटिव। ये प्रूफ करना था, देखिए एन आर की पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 थीटा। तो सभी की समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिए और कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट हो, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप एक बार ट्राई करिए, नोट्स में दे रखा है, देख के भी हल कर सकते हैं आप। चलिए आप, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अपना, लगभग 2 घंटे हो गए, तो अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप आज समाप्त कर दिया आपने, और अपन कल नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट करेंगे सबसे पहले। और सभी लोग तैयारी पे लग जाइए, अब तो पेपर आने वाले हैं, आ ही गए, अब तो आने वाले क्या हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया, कोटा यूनिवर्सिटी का आ गया, इधर से ब्रज यूनिवर्सिटी का आने वाला है थोड़े बहुत दिनों में, तो तैयारी पे लग जाइए। मैथ का रिवीजन करा ही रहा हूँ मैं, और नोट्स टेलीग्राम पढ़े हैं तो आप पढ़िए। अब वही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी पास होने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए। अब मात्र 10 दिन आप पढ़ाई कर लेंगे तो प्रश्न बन जाएगी आपकी बहुत ही बेस्ट तरीके से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप तो कर सकते हैं ना अपने लिए, मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पास होना तो करेंगे ना। तो आप सभी लोग मेहनत करिए, और कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो मैथ में तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर नोट्स पढ़ें सारे, और आपका इतना फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कब वीडियो आई है, और लाइक भी कर दीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट रहूँ कि बंदों सभी लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं बंद, कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपन डायनेमिक्स लेते हुए, ठीक है। तो सभी को नमस्ते, राम राम।